को एक पैनी खर्च भी करना हो या बजट के बाहर अगर आपने कुछ खर्च कर लिया है और उसकी सब्सिडरी डिमांड लेके भी आना है तो हाउस के पास आना होगा और उसी के बाद सरकार इसकी एक पैनी भी खर्च कर सकती है। ये लोकतंत्र की मजा है। मैं जब ये हमारे सामने कुछ चीजें आई हैं जो डिपार्टमेंट्स आज एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर वित्त मंत्री जी लेके आए हैं, उस डिपार्टमेंट की आई नो माई स्कोप in when I speak on appropriation bill, but within my scope, जो भी टेबल 2 और 3 में जो डिपार्टमेंट की जो बात रखी है मैं उन्हीं की बात करूंगा। मेरी कुछ बातें, वैसे तो मंत्री जी का नाम ही निर्मला जी है जो मूवर है इस बिल की, तो मैं बात कुछ कड़वी करूंगा, वो मंत्री जी के लिए भी होगी, सरकार के लिए भी होगी, पर आवाम के लिए वो फायदे की बात होगी। वही बात मैं एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर रखना चाहता हूं। वैसे मंत्री जी तो मूवर ऑफ द बिल, बहुत पढ़ी लिखी, जेएनयू पास आउट है और जेएनयू के लिए मुझे इतना सम्मान है कि वहां से निकले हुए कुछ अधिकारियों को भी मैं जानता हूं कि उसमें इंसानियत, सेक्युलरिज्म और मानवता बिल्कुल बरकरार रहती है। मंत्री जी ने वहां से शिक्षा भी ली है और एक संस्कारी, इंटेलिजेंट जेंटलमैन पति के रूप में भी जेएनयू से मिले हैं। मैं मंत्री जी को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि मैं उनकी कुछ मजबूरियां भी समझता हूं। जिस सरकार में मंत्री को अपना पीए या पीएस चुनने का अधिकार नहीं हो, वहां निर्णय लेने का कितना होगा, वो भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए मैं तो ज्यादातर उस सरकार की बात करना चाहता हूं जिस सरकार में ये चीजें हैं। मान्यवर, मैं एप्रोप्रिएशन बिल में, क्योंकि मैंने इस डिपार्टमेंट को एक स्टेट के अंदर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी देखा है कि जब आप हाउस में जाते हो तो उस मेंबर के पास भी, क्योंकि अगर आप टेक्निकलिटी में उसको उलझ देंगे तो एक सदस्य के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस बजट को समझना। मैं उस गुजरात से आ रहा हूं जिस गुजरात ने गांधी और सरदार का मॉडल दिया, जिस गुजरात के मावलंकर जी इस लोकसभा के प्रथम स्पीकर रहे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज फ्रॉम गुजरात। और लेजिस्लेशन की बात करें या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस की बात करें तो गुजरात ने वो भी एक बढ़िया मॉडल, मावलंकर मॉडल गुजरात ने दिया। मैं आज के मॉडल की बात नहीं करता हूं, वो तो थोड़ा लोकतंत्र के लिए घातक मॉडल भी आया वहां से, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। हाँ दिनेश भाई, તમે ગુજરાતી છો એટલે સમજી શકો, બોલવું પડે। मैं एक नहीं, वो जब कह रहे हैं और मेरे गुजराती भाई है, मैं भी समझ सकता हूं सर। क्या वहां तो हालत ये है सर गुजरात में, जो हर रोज मेरे वहां से ले जाके मंत्री बनाना पड़ता है और कैडर बेस लोग उसकी पालकी लेके निकलते हैं, वो हालत है गुजरात में। मैं ये कहता हूं कि गुजरात में मावलंकर जी ने एक ट्रेनिंग ब्यूरो, मावलंकर ट्रेनिंग ब्यूरो भी रखा, जहां सिर्फ सदस्यों को नहीं, बिल को समझने के लिए या बजट को समझने के लिए या क्वेश्चन आवर्स को समझने के लिए सिर्फ मेंबर्स की ट्रेनिंग नहीं, वहां मंत्रियों को भी ट्रेनिंग लेने जाने की कंपल्शन था। ये सरकार वहां पहले रखती थी, आखिरी 15 साल में वो परंपराएं भी ध्वंस हो गई है, वो मिट चुकी है। मैं आपके जरिए मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद वित्त मंत्री जी से है, इसलिए मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि आप, जब आपका फाइनेंस का बिजनेस, जब आपका बजट का बिजनेस आता है, तो मेंबर के लिए आप उस गुजरात के मावलंकर मॉडल को जरूर देखिए। वहां पे मेजर हेड, सब हेड, माइनर हेड, डिटेल हेड करके सारी बातों का डिसेक्शन करके जब मेंबर को व्हाइट पेपर बुक दी जाती है, जब आप डिमांड के लिए कोई मेंबर खड़ा होता है या एप्रोप्रिएशन बिल हो या हमारे वहां पूरक मांगनी कहते हैं जिसे सप्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं, जब लेके फाइनेंस मिनिस्टर जाता है हाउस में
तो एक फिनेंस में एक्सपर्ट नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हुए नहीं है, पर जो गांव से आते हुए रिप्रेजेंटेटिव जिसके अंदर दिमाग तेज है, वो भी उसको खोल के देखेंगे। और अगर आप वहां पे ये भी प्रावधान है कि इफ देयर इज एनी न्यू आइटम जिसको आपने आज तक बजट में इंप्लीमेंट नहीं किया है, एंड इफ देयर इज अ न्यू आइटम, then there is a provision in Gujarat that you will have to explain in detail what is the new scheme, आपकी नई योजना क्या है जिसके लिए आप सदन में आए हो और आपको यहां से अप्रूवल मिल रहा है। मान्यवर, जब ये सदन हमारे आर्टिकल 114 या आर्टिकल 115 के तहत अप्रोप्रिएशन बिल को भी मंजूरी देता है या बजट भी जब यहां से पास होता है, तो हमारे संविधान ने बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। और इसमें से एक सबसे अच्छा प्रावधान ये भी है, क्योंकि मेंबर खुद जाके डिपार्टमेंट का ऑडिट करना मेंबर के लिए संभव नहीं है। क्या लैक्यूना है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है, वो ऑडिट कौन करेगा? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका ऑडिट करती है। और ये जब ऑडिट होता है, उस ऑडिट के बाद ये पता चलता है कि जो खर्च हो रहे वो सही हो रहे या नहीं। मैं आज उन्हीं डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा जिसे माननीय वित्त मंत्री जी यहां लेके आए हैं। जो एप्रोप्रिएशन बिल 3 है, इसमें 1,58,356 करोड़ एंड 10 लाख आप इसके लिए लेके आए हो। और जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 है, उसमें 5,204 करोड़ एंड ऑड आप लेके आए हो। और इसके आपने टेबल 2 एंड 3 में डिपार्टमेंट वाइज डिटेल दी है। उसमें से एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इस डिपार्टमेंट का ऑडिट किया। और उसके रिपोर्ट नंबर 2 ऑफ 2021 में पारा 10.1 में साफ लिखा कि आपने जो सर्विसेज ली, आपका कानून है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपको टैक्स वहां से एट सोर्स डिडक्ट करना था। हर डिपार्टमेंट में, जहां तक मेरी थोड़ी छोटी समझ है उसके मुताबिक, फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहते वहां पे। और एफए की ये जिम्मेवारी होती है कि व्हेन द पेमेंट इज मेड, वेदर टीडीएस इज कट और नॉट। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इस डिपार्टमेंट ने क्रोर्स ऑफ रुपीस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं किया। इसे करोड़ों रुपया का नुकसान डिपार्टमेंट का हुआ, सरकार की ट्रेजरी का हुआ। अगर वो आते, शायद आपको यहां रेवेन्यू में आपका इतना फायदा हो सकता था। किसी की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ऑडिट ने इसको पॉइंट आउट किया, ऑडिट ने जब इसको पॉइंट आउट किया, तब कुछ लोगों से तो आपने रिकवरी कर भी ली, पर ऐसे भी निकले कि जिसके पास से आप रिकवरी नहीं कर पाए हो और वो पैसे आपके डूब गए हैं। यहां पे बात हुई है इस एप्रोप्रिएशन बिल में ट्रांसफर टू स्टेट्स। माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि नहीं, सिर्फ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स नहीं, और स्टेट्स को भी हमने जीएसटी के वो पैसे नहीं दिए हैं। तो भैया मैं 2019 में वित्त मंत्री जी ने जो अपनी YouTube पे अपना यहां दिया हुआ एप्रोप्रिएशन बिल पे भाषण लगाया है, उसको मैं सुन रहा था। और बार बार वित्त मंत्री जी ने ऑन 12 दिसंबर 2019 इसी हाउस में ये कहा था कि जीएसटी इज अ ट्रस्ट डीड, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, कोई चिंता ना करे, पूरा पैसा हम देंगे। क्या हुआ? आपके खुद के आंकड़े महाराष्ट्र में ज्यादा है, आप कहते हो कि वहां दिए भी ज्यादा तो ज्यादा, बाकी ऐसा नहीं हो सकता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आप दीजिए, और अगर आपके पास
स्टेट का वो शेयर देने का पैसा नहीं है, तो इस सदन में हम बैठ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम नया पार्लियामेंट बनाएं और स्टेट के अधिकार के पैसे हम ना दें। अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हम अगर रेलवे में कोई बुजुर्ग या कोई पत्रकार या किसी हैंडीकैप के लिए स्पेशल कंसेशन देते हैं, वो बंद करते हैं, क्योंकि कोरोना में फाइनेंशियल तकलीफें हैं, हमारी अर्थतंत्र घबराया हुआ है, इसलिए ये बंद कर देंगे और करोड़ों रुपया का विस्तार प्रोजेक्ट हम रोक नहीं सकते हैं। क्या ये हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जीएसटी में आपने खुद ने कानून बनाया, आपके कानून ने कहा जीएसटी में कि अगर 2014-15 अगर मैं नहीं भूलता हूं, तो उसके कंपैरिजन में आपको जो 14% इंक्रीज के साथ आपको जो पैसा मिलना चाहिए, सपोज वो आपको नहीं मिलेगा, देन डोंट वरी, हम भारत सरकार आपको नुकसान जाएगा वो हम दे देंगे। ये ट्रस्ट दिया आपने, ये कानून बनाया आपने, ये आपने कहा काउंसिल में, और उसके साथ साथ आपने कहा कि अगर इस पैसों के लिए हमारी जरूरत होगी तो हम कहां से लाएंगे। यू सिलेक्टेड द सेक्टर्स कि इसके ऊपर हम सेस लगाएंगे। अगर आप कोई टैक्स लगाते हो तो राज्यों का उसमें हिस्सा लगता है, पर जब आप सेस लगा देते हो तो राज्यों को ठन गोपाल, उसे कुछ नहीं मिलता है। वो सारे पैसे आपके पास आते हैं, वो सारे पैसे आपके पास आते हैं, और उसके लिए कानून में प्रावधान हुआ कि सेस से जो भी पैसा जीएसटी का आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं पड़ा रहेगा, उसके लिए सेपरेट अकाउंट होगा, और उसी सेपरेट अकाउंट में से स्टेट्स को जाएगा, और अगर किसी स्टेट्स को नुकसान नहीं हुआ और बैलेंस बचता है तो उसकी भी फॉर्मूला कानून के तहत बनी कि इस पैसे से आप स्टेट को किस तरह से बंटवारा करोगे। आप ट्रस्ट की बात करते हो, ये भी मेरी बात होती तब तो ये कहते कि ऑपोजिशन वाले मनगढ़ंत कहानियां कहां से लेके आते हैं। ये मेरी बात नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा कि आपका कानून कहता है कि जीएसटी नुकसान के लिए जो सेस आएगी वो सेपरेट अकाउंट में रहनी चाहिए, वो सेपरेट अकाउंट में आपने नहीं रखी है और आपने इसको अपने अकाउंट में डाला है, ये गलत है। ये क्रोर्स ऑफ रुपीस आपको पॉइंट आउट किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्यों ऐसा होता है? अगर आपकी सरकार की मंशा नहीं और ये किसी ने गलती कर दी तो उसको पनिश करके इस हाउस को आप जवाब दीजिए कि ये गलती हुई थी। आपने इस ऑडिट पारा को डिनाई नहीं किया है। मैं ये भी जानता हूं, मैंने स्टेट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे काम किया है। कभी पारा बन जाता है बट देयर आफ्टर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइज द ऑडिट कि हां आपने ये पारा किया था, आपका हाफ मार्जिन पारा, ये हमारा रिप्लाई, आइए बैठिए, ऑडिट सेटिस्फाइड होता है, पारा निकल जाता है। बट जहां डिपार्टमेंट मानता है कि हां ये बात सही है, गलती है, वहां वो एडमिट करते हैं, दिस इज अ एडमिटेड पारा। ये आपने ये स्वीकार किया था कि क्रोर्स ऑफ रुपीस सेपरेट अकाउंट में नहीं रखे और हमने हमारे में डाल दिए थे। ये कोई छोटी मोटी गलती मान के ऐसे ही हम नहीं कर सकते। माननीय उपसभापति महोदय, यहां पे डिफेंस की बात आई है। एप्रोप्रिएशन बिल में आप डिफेंस के लिए कुछ और पैसों की बात भी करो। ये पूरा हाउस जय जवान जय किसान, लोगों के हित की बात होगी, हम आपको समर्थन करेंगे। आज का वक्त ऐसा है, आप चाहे माने या ना माने, आप तो चाहे ये भी कह दोगे यहां कोई नहीं आया है, यहां ना कोई गया है, पर एक पार्लियामेंट के आपके पार्टी के मेंबर कहते हैं कि यहां से हमारे लोगों को उठा के जाते हैं, हमारे वहां रोड बना ली है, हमारे वहां ब्रिज बना लिया है, और वो रूलिंग पार्टी के एक स्टेट के प्रेसिडेंट है, लोकसभा के सीनियर मेंबर है, वो जब कहते हैं
तो हम सबकी चिंता है। आप लड़िए चाइना के साथ, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री जी सरहद पे होंगे तो हम भी सरहद पे होंगे। हम जुमले नहीं देंगे, मरना होगा तो साथ मरेंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे। पर ऐसी बातें क्यों करते हो कि जिससे हमारे जो फौज के जवान वहां पे लड़ रहे हैं उनके मनोबल को कहीं दिक्कत आती। आप करिए उसके लिए। मैं इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय उपसभापति महोदय, आपके जरिए गुजारिश करना चाहूंगा कि आप रिपोर्ट नंबर 16 ऑफ 2019 जो सीएजी का रिपोर्ट है उसका चैप्टर 2 प्रोवाइडिंग प्रोक्योरमेंट एंड इश्यूज ऑफ हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग, इक्विपमेंट, रेशन एंड हाउसिंग, इस ऑडिट के इस चैप्टर को आप जरूर पढ़िए। कितनी ज्यादा दिक्कतें उस जवान के लिए। आप स्लीपिंग बेड्स की क्वालिटी नहीं ठीक है, जिसको -20 डिग्री में जाके सोना है। उस जवान के जूते की जो डेट एक्सपायरी है वो एक्सपायरी डेट हो गई है और ऑडिट जाके वहां ढूंढ के बताता है कि आपका ये ठीक नहीं है। आपने एक साइंटिफिक वे में राशन तय किया है उस जवान के लिए वहां, अगर वो हम नहीं पहुंचा सकते हैं, मुझे वित्त मंत्री जी से मैं आपके जरिए गुजारिश करता हूं, इसे पॉलिटिकली ना ले, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस राष्ट्र की हित के नाते लेके हमारे उन जवानों के लिए जो भी करना पड़े आप करिए। जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करिए, पर उसमें लीकेजेस ना हो, उसमें एक्सपायरी डेट वाला मटेरियल वहां तक ना पहुंचे, वो आप सुनिश्चित करें। ये मैं जरूर आपसे गुजारिश करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, इसकी कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। हम कमिटीज में काम करते हैं, उन कमिटीज के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। वी आर अबव द पार्टी पॉलिटिक्स। और वहां इन कैमरा हम काम करते हैं, ना मीडिया होता है, ना लाइव दिखाया जाता है कि हमें कोई पार्टी की बात करना होता है। वी वर्क एज ए टीम, चाहे बीजेपी से मेंबर हो, चाहे एनडीए से हो, चाहे यूपीए से हो, चाहे विरोधी दल से हो या सत्ताधारी दल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी वर्क एज ए टीम। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जब आप एप्रोप्रिएशन बिल में हेल्थ डिपार्टमेंट की, आयुष की, इनकी बात लेके आए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राम गोपाल यादव बाबू का कि उनकी अध्यक्षता में हेल्थ की जो कमेटी है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी, उसने कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद, अब जब उस डिपार्टमेंट ने आपके बजट से बाहर खर्चा किया है, उस एप्रोप्रिएशन बिल में उसकी सब्सिडरी डिमांड हम मंजूर कर रहे हैं, तो हमारा भी अधिकार है और हमारा अधिकार हम वित्त मंत्री जी के जरिए, आपके जरिए वित्त मंत्री जी को पहुंचा के कहना चाहते हैं कि कम से कम उस डिपार्टमेंट को कहे तो सही कि पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट सिर्फ यहां टेबल करने के लिए नहीं बनाती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू गो थ्रू दैट कमिटी रिपोर्ट एंड टू इंप्लीमेंट इट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट के मंत्री जी को भी, मैं आज कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं खुद एक डिपार्टमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट का एक मंत्री रहा और उस दौरान में हर बार विधानसभा के अंदर कोई रिपोर्ट सबमिट होती थी, मैं खुद देख के उसका इंप्लीमेंटेशन करता था। उसे बहुत ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये मेंबर्स, मंत्री तो हम में से कोई बनता है, पर वो महान आत्मा नहीं है, ये सभी आत्मा के जैसा वो भी एक आत्मा है। तो बहुत सारे आत्मा जब इकट्ठे होकर कोई ज्ञान देता है तो उसको लेना चाहिए। और उस हेल्थ कमेटी के उस रिपोर्ट में राम गोपाल यादव जी ने जो रिपोर्ट तैयार की, मैं उन कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फर्स्ट वेव के बाद जो दिक्कतें आई, दैट कमिटी हैज कॉल्ड ऑल द एक्सपर्ट्स इन द कमिटी। सारे एक्सपर्ट्स को बुला के कमिटी ने घंटों तक सुना है और उसके बाद रिपोर्ट में लिखा था, 8 महीने पहले लिखा था कि साहब सेकेंड वेव आएगा, आपके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर वो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, आपके पास स्टोरेज फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए दे सको, ऐसे ऑक्सीजन का स्टोरेज और सिलेंडर पैदा करना है
जो कुछ हफ्तों में हो सकता है, आप आज से कीजिए। उस कमिटी ने कहा था, डोंट एक्सपोर्ट मेडिसिन, डोंट एक्सपोर्ट वेंटिलेटर्स, यू मे नीड इन योर कंट्री। जरूरत पड़े तो बाहर से रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मंगवा के रखो। काफी महीनों पहले उस कमिटी ने कहा था, आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी, आप आईसीयू बेड बनाइए, व्यवस्था कीजिए, दिक्कत आएगी। अगर वो कमिटी जिसने 6 महीने पहले आपको रिपोर्ट दी थी, आपने उसका अमल किया होता, जो दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक पंडित राजन साजन मिश्रा, बहुत बड़ा नाम, हमारा सबके लिए फक्र वाला नाम, उस पंडित राजन मिश्रा जी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी। पद्म अवॉर्डी वो दिल्ली में थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को गुजारिश की, हम उनको आईसीयू बेड नहीं दे पाए और वो चल बसे। एक हमारे लिए बड़े दर्द की बात है। और उसके बाद वाराणसी में आप 100 बेड की कोरोना हॉस्पिटल, पंडित राजन मिश्रा कोरोना हॉस्पिटल बनाते हो, पर बूंद से बिगड़ी होज से सुधर नहीं सकती है, मुझे कहना है। ये जो हालत किए, अगर वो कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ ली होती, शायद वो पंडित राजन मिश्रा जी आज हमारे बीच होते। करेक्ट। कई ऐसे गरीब मां के बेटे ना बेड मिलने पे, ना इंजेक्शन मिलने पे, ना उसको ऑक्सीजन मिलने पे चले जाते। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट हम सही तरह से इंप्लीमेंट करते तो गुजरात में आज सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कोरोना से मरने वालों का फिगर 1.5 लाख निकला। जो सरकार कह रही थी सर 10,000 मरे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1.5 लाख लोग, सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ कोरोना से मरे, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिया, फॉर्म दिया, सरकार को मानना पड़ा कि 1.5 लाख से गुजरात में कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। मुझे कहना है, जब आप हाईवेज की बात करते हैं, हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, मैं कल ही भावनगर से आ रहा था और सीधा सा रास्ता है। गांव के लोग कहते हैं कि साहब ये रास्ता बना हुआ है, नेशनल हाईवे बना रहे, इसको चौड़ा कर दे, हमारी जमीन एक बार तो हमने दी, दोबारा बार किसान कह रहे हैं हमारी जमीन चली जाएगी, थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर लो। क्या ऑफिसर्स का एरोगेंस इतना ज्यादा है कि वो बात ही ना सुने? हाँ, जम्मू कश्मीर कह रहे हैं इसका स्कोप नहीं है। मैं बोलता हूं उसके लिए कि वो जब आप सपोर्ट कर रहे थे, जो फिल्म बनी वो आपके काल में आप सपोर्ट कर रहे थे तब बनी थी, उसकी बात करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मुझे स्कोप से बाहर वो ले जा रहे हैं साहब। सबसे ज्यादा पंडितों का पलायन वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका नेता गवर्नर था तब हुआ, फिर क्यों बोल रहे हो आप? वो तो बोलना बहुत आसान है, बैठे बैठे इतिहास को तोड़ के रजू पेश कर लो, पर इतिहास बदल नहीं सकते हो। इतिहास सच्चाई है, वो है। मैं ये कह रहा था महोदय कि हिम्मतनगर से गांधीनगर के ओर आते हुए गांव के लोग ऐसे नेशनल हाईवे में फंसे हैं कि उसका हर व्यवहार इस ओर आना जाना पड़ता है और उस ओर, और टोल देना पड़ता है। रोड पूरी हो ही नहीं, आपने उसको सर्विस रोड देना आपकी जिम्मेवारी है, वो किया नहीं और टोल टैक्स शुरू हो गया है। तो जब ऐसे डिपार्टमेंट सब्सिडरी डिमांड लेके आते हैं तब जरूर ये हमारी डिमांड, हमारी मांग रहती है। डिपार्टमेंट है एक जो इसके अंदर आज आपकी एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर है। मैं उस डिपार्टमेंट की एक ही बात करता हूं, मैंने भी छोड़ दिया। जब प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने अपील की कि जिसके पास व्यवस्था है वो सब्सिडी मित्रों छोड़े, क्योंकि गरीब को गैस कनेक्शन देना है। मैंने छोड़ दी, बहुत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देश के छोड़ दी। और उस गरीब ने एक बार सिलेंडर लिया, दूसरी बार उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके दाम इतने हैं कि उसको आप फ्री नहीं दोगे तो उस उज्ज्वला की स्कीम का क्या? सिर्फ अपने पेट्रोल पंप के पास अपना एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा के उज्ज्वला में मैं धुआं फूंकने वाली मेरी बहनों की आंखें अच्छी हो गई। आपने कभी डेटा देखा? मैंने डेटा देखा है। चैलेंज करता हूं, जो एक बार उज्ज्वला का कनेक्शन लेता है वो सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए जाने में उसको दिक्कत है। अगर हम सब्सिडी छोड़ी, आप मदद कीजिए। हम कहते हैं
कि हम यूनानिमस आपकी वो डिमांड लेके आओगे उसको सपोर्ट करेंगे। उस गरीब को, उस जरूरतमंद को फ्री में गैस का सिलेंडर दीजिए, तभी वो धुआं मुक्त कर सकते हो आप, वरना तो सिर्फ पब्लिसिटी हो सकती है। इसका कोई फायदा हम नहीं दे सकते। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, उप सभापति महोदय जी, आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहता हूं कि बजट एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए जो आप सब्सिडरी डिमांड लेके आए हो, उसमें मैंने आपके सारे खर्चों को देखा। पहले जिसको प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट कहते थे, फिर हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे कहते हैं। आप पैसा ऐसा खर्च कीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जहां से रोजगार भी पैदा हो, जहां से आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। वहां तो नहीं होता है। पब्लिसिटी के लिए हम खर्च कितना भी कर ले, हम ट्रेजरर है, जनता की ट्रेजरी के ट्रेजरर है। हम जनता की ट्रेजरी के मालिक नहीं है। ये हमारे पसीने की कमाई नहीं है, ये उस गरीब ने भी मेहनत की है, उससे आई हुई टैक्स की कमाई है, और इसके ऊपर वैभव करने का हमें अधिकार नहीं है, इसके ऊपर मौज करने का हमें अधिकार नहीं है। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, बहुत बड़ी हवेली में पैदा हुए थे। गांधी जी की अफ्रीका में वकालत बहुत अच्छी चल रही थी, पैसे थे, पर दिल में गरीबियों के लिए भाव था, तो सिर्फ धोती पहन के थर्ड क्लास के डिब्बे में जा सकते हैं। और आज अगर कोई कहता है कि मैं गरीब का बेटा हूं, और वो अगर सीधे सामने हवाई जहाज खड़ा है, उसमें नहीं स्पेशल हवाई जहाज से ही जाऊंगा, तो वो भावना गरीब की नहीं हो सकती। गरीब की भावना तो वही होती है जो गांधी जी में थी। एक कोठी में, एक हवेली में पैदा हुए थे गांधी जी, पर दिल में गरीब का भाव था, तो वो धोती आ गई। अगर एक झोंपड़े में भी कोई पैदा हुआ है, पर दिल का भाव उसका बदल जाता है, और लाखों के सूट के अलावा वो रह नहीं सकता है, तो उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। ये भाव होना चाहिए। प्लीज प्लीज, अरे मैंने कहा प्रधानमंत्री का नाम लिया, आप क्यों ले रहे हो? प्लीज, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं बड़ा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलता हूँ। गोहिल जी, आप मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री को क्यों जोड़ रहे हो उसमें? गोहिल जी, आप चेयर को लिखा प्रधानमंत्री, आपस में बात करते हो। मिस्टर गोहिल, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे गुजरात के प्रधानमंत्री आपस में बात ना करें, जोड़ देते हैं। आप आपस में बात करें प्लीज। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, प्लीज। प्लीज नहीं, रनिंग कमेंट्री का जवाब मंत्री जी करना बोले तो मेरी लाइन पे। माननीय मिस्टर गोहिल, प्लीज प्लीज, मैं प्लीज नहीं, आप बोल। मैं गांधी जी को प्यार करता हूं, इसमें अगर किसी को दिक्कत है, मैं गांधी जी को प्यार करता हूं, इसमें किसी को दिक्कत है। आपका समय 2 मिनट है, प्लीज आप देखें। 2 मिनट में मेरी बात आप खत्म करें प्लीज। मैंने कहा, जैसे वित्त मंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद है, और मैं करीबी से जानता हूं, मैंने उनके साथ बहुत डिबेट पहले टीवी के ऊपर भी की हुई है, इसलिए जिनसे उम्मीद होती है उनसे कहा। उनके लिमिटेशंस मैंने पहले ही कहा, मैं समझ सकता हूं, पर जहां जितना हो सकता है वहां करने की आवश्यकता है। आपकी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, आप जो चाणक्य जी ने कहा था कि आपका प्रशासन का सोर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि आपका रेवेन्यू का सोर्स आपको कमंडल की तरह होना चाहिए। ऐसे डालो, फटाक से भर जाएगा, पर जब देने की बारी आई तो एक छोटी कटोरी में वो परोस सकता है। उसी तरह आप टैक्स लेना है, उन बड़े मगरमच्छों से फटाक से ले लीजिए, पर गरीब को बख्श दीजिए। और देने की नौबत आती है, उन बड़े मगरमच्छों को देने की जरूरत नहीं। आप देने की बात आती है तो आखिर में, और मैं फिर से कहता हूं कि आपकी जहां पढ़ाई हुई है, आपकी जहां शिक्षा हुई है, उसको लेके भी मुझे बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को JNU पास आउट को देखा है कि दे राइज टू द ओकेजन। जब जरूरत पड़ती है उनकी आत्मा आवाज उठाती है। मैंने गुजरात में ऐसे IAS, ऐसे IPS अफसर्स भी देखे हैं
जो ऐसे मौके पे जो जेएनयू पास आउट है ऐसा काम करते हैं। तो आपका भी मनोज जाजी भी खड़े होते हैं, करते हैं, जेएनयू पास आउट है, जानते हैं, इसीलिए तो आप ऐसा अच्छा बोलते हैं आपस में। मैं जी बिहार से ज्ञान आए तो मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। तो मैं मेरा ज्यादा वक्त ना लेते हुए इन जो अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर, जो दोनों बिल के ऊपर मैंने कुछ बातें रखी हैं। मेरा कोई निजी अटैक नहीं, पर निजी विश्वास वित्त मंत्री जी के ऊपर है कि इसको पॉजिटिव लेके, खास करके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स को हर डिपार्टमेंट देखे, हर डिपार्टमेंट का मंत्री देखे। पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रिपोर्ट आता है तो हर मंत्री देखे, हर डिपार्टमेंट देखे और इसका इंप्लीमेंटेशन हो, और जहां कोई चूक करता है उन्हें पनिशमेंट मिले। बड़े बड़े मगरमच्छों को टैक्स के दायरे में ज्यादा लाइए। एक मिडिल क्लास है, गरीब है, वो सिर्फ भारत सरकार की ट्रेजरी को नहीं, कोरोना ने हर उस बहन की रसोई के बजट को डिस्टर्ब किया है। मैं समझ सकता हूं आपको बजट बनाने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आपकी मुश्किलें, पर आपके पास तो सोर्स था कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड सस्ता हो गया, आप अपना टैक्स बढ़ा के वहां से पैसे ले सकते थे, पर गरीब के घर में रहने वाली उस रसोई बनाने वाली मेरी बहन का बजट बिगड़ा, उसे ठीक करने का वक्त नहीं था। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय गोयल जी। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय शिव प्रताप शुक्ल, माननीय शिव प्रताप शुक्ल। धन्यवाद मानवर। अभी मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस एप्रोप्रिएशन बिल पर समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय शक्ति सिंह जी बोल रहे थे और उनको अतिरिक्त एक प्रदेश के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट रखा तो पूरे देश के लिए रखा, लेकिन उनको यह एहसास हो रहा था कि जब हम भावनगर से चलते हैं तो भावनगर से चलने के उपरांत जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 लेन 6 लेन इसकी कल्पना की, पूरे भारत में की, तो एक बार सड़क बनने के बाद भी जब उसकी आवश्यकता हुई तो किसानों को जो मुआवजा दिया गया, वह शायद इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह 4 गुने और 6 गुने तक का दिया गया था। और मैं ये बताना चाहूंगा मान्यवर आपके माध्यम से कि ऐसे ऐसे स्थान जहां दूसर थे, जहां ताल थे, जब वहां भी 4 लेन और 6 लेन गुजरी तो जहां कोई खेती भी करने नहीं जाता था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने ऐसे जगहों पर उन लोगों को भी जो खेती करने नहीं जाते थे 4 लेन और 6 लेन का जो पैसा दिया, उनको करोड़पति तक बनाने का काम कर दिया था, जहां कोई खेती करने नहीं जाता था। वास्तव में हमें लगता है कि हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम जो सदन में बैठे हुए हैं तो सदन में बैठ करके पक्ष और विपक्ष को न सोच कर करके देश को सोचें। माननीय निर्मला जी ने जो बजट रखा वह देश के लिए रखा, विदेश के विपक्ष के लिए केवल आलोचना करने के लिए नहीं रखा था। श्रीमान प्लीज प्लीज आप बैठकर सीट पे ना बोलें प्लीज। सुष्मिता जी प्लीज ना बोलें प्लीज। नहीं, उनकी आदत है बोलने की, तो इस नाते हम सब लोग मानते हैं कि बोलेंगे। चेयर को एड्रेस करें प्लीज। मान्यवर, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यही वह सदन है ना जिस सदन में
जब एक बार एक बिल आया था, और वह बिल था जब भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में रखा था कि वहां बैकवर्ड्स को, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण तक नहीं दिया जाता है। मेज थपथपा करके उधर के लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन माननीय अमित शाह जी के उस बिल रखने के पहले कभी भी इस पर विचार नहीं किया था कि उस जम्मू कश्मीर में हमको भी आरक्षण उनको देना चाहिए था, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, बैकवर्ड के हैं। कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, ये जरूर हुआ कि जब वही 35 और 370 की बात आई तो यही सदन गवाह है कि सदन में कपड़े तो कौन कहे, शरीर के अंदर का अंडर गारमेंट जो है वो बंडिया तक फट गई थी। बंडिया तक फट गई थी, नंगे हो गए थे। जैसे कश्मीर के पंडितों के साथ नंगापन करने का काम वह पूरा सदन करता था, वैसे उस दिन भी नंगा होने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। It will examine. It will be examined. I have already told you. Please. आप I have already told you it will be examined. Please. डोला जी, Please. डोला जी, आपने देखा था, सुष्मिता जी शायद उस समय देखी नहीं थी। आपने भी वह दृश्य देखा था, आप थी वहां, माननीय वो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप उस दृश्य के संदर्भ में सोच सकती हैं कि नहीं, सही हमने कहा है, गलत नहीं कहा है। मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहा, कभी नहीं बोली, मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं। श्रीमान, सालों से मेरा श्रीमान, जिस प्रकार से, अब मैं डाटा वाइज इस नाते नहीं जाऊंगा कि डाटा वाइज कोई भी बजट का, इन्होंने भी स्वयं निर्मला जी के एक भी बजट को कोई डाटा वाइज नहीं किया है, सब वे किया है। और इस नाते मैं माननीय शक्ति सिंह जी का बाहर तो बहुत इज्जत करता ही हूं, अंदर भी इज्जत करता हूं राजकुमार, और मैं ये मान करके चलता हूं। जब ये खड़े हुए तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, मुझे भी बोलने को मिल जाएगा, लेकिन उस अच्छे इज यील्डिंग। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। रूल सर, रूल 261। 261, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। Sir, if the chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may be in his discretion Dr. Sir, I have seen it. such word or words I have seen it. from the proceedings I of have the seen it. और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जब भी चेयर से कोई चीज कही जाती है तो उसको ध्यान से सुने। I've already told that it will be examined. Please. नहीं, 2 दिन के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप प्लीज, मिस्टर जॉन ब्रिटस, डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस प्लीज। लेट द डिस्कशन कंटिन्यू। सीट पर बैठकर बोला, वैसे भी आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। अननेसेसरी, प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज। बिल्कुल नॉट अलाउड। मान्यवर, अब इन लोगों के बोलने पर मुझे एक शेर याद आता है। अच्छा, ये नई बात आई। हमारी स्थिति क्या है, जो मैं कहने जा रहा हूं, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वह होगा का मतलब हम देश का हित चाहते हैं, संघ राज्य है, प्रदेश का भी हित चाहते हैं। प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर के साथ साथ काम करें तो संघ बनता है। संघ के विषय में जब मुझे मालूम है कि हम लोगों का कार्य जो केंद्र सरकार कर रही है, हम लोगों का बोलना जो केंद्र के पक्ष को हम रख रहे हैं, हम लोगों की आवाज जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी की बात को हम कह रहे हैं, कहीं न कहीं आप सभी लोगों को पीड़ित कर रही है कि हमारी बात जो जबरदस्ती की है वह क्यों नहीं होती है। अब मैं शक्ति सिंह जी का जवाब देता हूं। शक्ति सिंह जी ने
यहां इस बात को कहा था कि जीएसटी को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। माननीय शक्ति सिंह जी, जीएसटी के संदर्भ में आपने कहा था मैं आदरणीय आप जीएसटी बोले करना बोले प्लीज, आप जीएसटी बोलेंगे। मैं आदरणीय तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ उनका एमओएस था। मुझे वह समय भी याद है कि जब उन्होंने यह प्रपोजल रखा था कि अगर सभी वित्त मंत्री इस बात से, सभी प्रदेश इस बात से सहमत हो तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात का दुख हो रहा है कि उस समय भी कांग्रेस शासित प्रदेशों के लोग और केरल के लोगों ने घनघोर विरोध किया, जिसका परिणाम था कि उस समय श्रीमान अरुण जेटली जी के द्वारा रखा गया वह प्रस्ताव इस नाते ही नहीं पारित हो पाया था और आज भी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया। तैयार नहीं है कुछ बोले। अरे भैया, मैं जो बोल रहा हूं एकदम सत्य बोल रहा हूं। और जीएसटी काउंसिल की उस मीटिंग को जाकर के देखिए, तो यह नहीं है कि मैं असत्य बोल रहा हूं। आपके वित्त मंत्री ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। बंगाल के वित्त मंत्री ने विरोध किया था और उसी समय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, उन्होंने मनोहर छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। अब पहले मीटिंग में नहीं, मीटिंग के पहले भी एक स्थान पर बैठ करके आकर के हम इसका विरोध करेंगे ये किया था। सदन केवल विरोध का विषय नहीं होता है, सदन में आनंद भी होता है। सदन का विषय ये होता है कि अगर आदरणीय निर्मला जी ने कुछ अच्छी बात कही है तो उस अच्छी बात का समर्थन किया जाए। अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे देश का अहित होता है तो आपको छूट है कि पूरी तौर पर कहिए कि यह गलत है। लेकिन वो सब बात सही करेंगी, वो जब सब बात सही कहेंगी तो कम से कम आदर के साथ आपको उस भाव को लेना चाहिए था। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने उसको नहीं लिया और न लेने के बाद आप एक बात कहे कि हम इन विभागों के मंत्री थे। भगवान करे और कई विभागों के मंत्री रहे हों। अगर कभी मौका मिलेगा तो और भी बन जाइएगा। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में किसी को भी कुछ अच्छा, इस आप लोग ऐसी बात करते हैं। जरा ये सोचिए, हमारे पास सब लोग चले आ रहे हैं, अगर वो भी कल हमारे पास चले आए तो फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, वो भी हमारे हो जाएंगे। माननीय शुक्ला जी प्लीज, आप सभी से आग्रह है, प्लीज वही माननीय शुक्ला जी प्लीज। मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा हूँ। वो उसी पर ही, मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा हूँ, उसी पर ही बोलेंगे। क्योंकि आदरणीय अभी देखिए, अभी बजट आएगा और आप ये देखिए, नहीं तैयारी करके आने की बात कोई नहीं है। कुछ नहीं होता, ये कोई बात नहीं है मान्यवर। हर बजट का यहाँ बजट भी आया, जम्मू कश्मीर का भी बजट आया। अब आप सोचिए कि क्या लोग सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के बजट आने के पहले समाचार पत्रों ने बड़े मोटी हेडिंग में लिखा
कि 1,10,000 करोड़ रुपए तक का बजट निर्मला सीतारमण जी पेश कर सकती हैं। इससे जम्मू कश्मीर पूरा सुधर जाएगा। और मुझे गर्व इस बात का है कि अन्य बजट तो छोड़ दीजिए, अकेले जम्मू कश्मीर के बजट को जब आदरणीय निर्मला जी ने पेश किया था तो जहां 1,10,000 करोड़ की बात हो रही थी, इससे जम्मू कश्मीर सुधर जाएगा। 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया। ये भारत सरकार है और ये भारत सरकार सबके हित के संदर्भ में जब बात करती है तो स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि किसी राज्य का में कम न हो जाए, हर राज्यों का उसका समान अधिकार मिले। संघ राज्य की कल्पना के अनुसार कोई भी ऐसा राज्य न रहे जिसको हम न दे सके। तो पूरा अभी जो पेयजल की बात आई, हर घर में नल के द्वारा जल, आज स्थिति यह है कि आपके बजट का ही परिणाम है कि कमंडल से नहीं, नल से, कमंडल से बोल रहे थे शक्ति जी। अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? कैसे नल लोगे? आप बिल पर ही बोल रहा हूँ, बिल से ही नल उपजा है, नल निकल रहे हैं, बिल से ही नल उपजा है। और आज हम उन गरीबों को जिनको आपने कभी पीने का पानी नहीं दिया था, जब यहाँ जब यहाँ जो हर जनजातीय पर चर्चा हो रही थी तो आप ही के सदस्यों ने कहा कि हम जाकर के तालाब से पानी पीते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके घरों में जाकर के नल लगवा दिया और वो नल का पानी पी रहे हैं। अरे अपनी बात तो सोचो ना, आप अपनी बात को सोचो कि किस स्थिति में आप लोगों को, भारत को खड़ा कर दिए थे और आज किस स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को ले गई है कि आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में जब चर्चा होती है तो भारत का प्रधानमंत्री लोकप्रियता के शिखर पर पहले नंबर में पूरे विश्व में आता है, पूरे विश्व में आता है। यह नहीं है कि सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी, आप जलते तो नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन कम से कम भारत का तो इज्जत करना सीखो कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर शिखर पर आती है तो भारत की लोकप्रियता शिखर पर आती है। लेकिन न तो आपको नरेंद्र मोदी समझ में आएंगे, न भारत समझ में आएगा, न कश्मीर समझ में आएगा। आपको तो एक ही समझ में आएगा कि कैसे हम विरोध करें। इस नाते निश्चित रूप से मुझे यह लगता है कि आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आज जिस प्रिपरेशन की बात हो रही है, जो आदरणीय निर्मला जी रखी है, आपको उस पर सराहना करनी चाहिए थी, सराहना करनी चाहिए थी। और सराहना करना चाहिए था कि आज उन्होंने जिस प्रकार से सड़कों का पुनर्जीवित किया, जिस प्रकार से हर घर में नल को दिया, जिस प्रकार के शिक्षा पर उन्होंने बजट को बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से हर प्रदेशों में उन्होंने प्रदेश सरकारों से पहले बातचीत करके आदरणीय निर्मला जी ने प्रतिनिधियों से, अन्य प्रतिनिधियों से बात करके तब इस बजट को रखा था। बिलिए भाई, बिलाइए। जब वो बोल रहे थे तो कोई नहीं आपने पूछा कि बिल पर बोलो। हम जब बोल रहे हैं तो आपको ये लग रहा था कि हम बिल पर नहीं बोल पा रहे। अगर बिल पर नहीं बोल पा रहे हैं तो बोल किस पर रहे हैं? मान्यवर, हम सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किए, हम पूरी तौर पर देश को आधुनिक भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। इस नाते आज स्थिति यह है कि हम एक ऐसा बजट माननीय निर्मला जी ने पेश किया था, इस बजट के आधार पर पूरा, जब उद्योग जगत है उसने भी सराहना किया, पेपरों ने उन्होंने भी सराहना किया, अर्थशास्त्री उन्होंने भी सराहना किया। उन्होंने ये कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत जो है
अब अपने संसाधनों के द्वारा पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। और उसी का परिणाम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी बात मैंने आपसे कहा वही सुने हैं कि नंबर 1 पर आए हैं, जो आप लोगों को पच नहीं रहा है वही सुने हैं कि जो आपको पच नहीं रहा है। पूरा यूपी पहले पचाना सीखिए, पूरा यूपी समझ गया। पहले पढ़ना सीखिए। जनता के दिए गए मैंडेट को सुनिए, और उसने तो ऐसी स्थिति में आपको ला करके खड़ा कर दिया कि बोलने लायक भी नहीं रह गए, बात करने लायक भी नहीं रह गए। इस नाते हाँ, तो आज हमारा वक्त है तो इसी नाते वक्त चलने दीजिए। हमारा वक्त मेरा नहीं है, हमारा वक्त भारत का वक्त है, हमारे वक्त भारत की जनता का वक्त है। हम भारत की जनता के तरफ से बोल रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। उसने आज संसद में आपको विपक्ष में रखा है, हमें पक्ष में रखा है, तो हम पक्ष की बात को करते हुए निश्चित रूप से उसके हित की बात करेंगे। आप अपना ही चाहते हैं, आप अपना ही चाहते हैं। मैं उसी पर बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए और सीखाइए। सीख करके जब आएंगे तो आपको भी यह बात जानी होगी कि मैंने जो बोला है वो आदरणीय निर्मला जी के बिल पर ही बोला। प्लीज माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इतने सजेशन देते हो कि हमारे शुक्ला आपस में बात न करें। आप सबकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप स्पेसिफिक कहिए, उस पर बोलेंगे। आप अपने माननीय सदस्य दीजिए इस विषय पे। माननीय सदस्य जो आपस में बैठकर आप बात कर रहे हैं उन्हीं बात पे जाने रही, आप बेकार अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं। मंत्री स्वारा जी को बोलने दीजिए। जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। प्लीज प्लीज श्रीमान, मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने जिस विषय को रखा था, इस एप्रोप्रिएशन के आधार पर ये जो माननीय निर्मला जी ने जो अपना विषय रखा, अभी आगे भी वो अपने पूरे विषय को रखेंगी। मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारत के हित का बजट है, देश की जनता के हित का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है, देश में एक नई ऊर्जा देने वाला बजट है, प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुसार का यह बजट है। इस नाते मैं इस बजट पर, इस एप्रोप्रिएशन पर माननीय निर्मला जी के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Sir, when in last 10 days, the price of kerosene has become sky high and the poor are crying, I do stand here on behalf of the third largest party of this house and the pro-people party, All India Trinamool Congress, led by Madam Mamata Banerjee, who has already done triple hat-trick few months back and became the third-term Chief Minister in West Bengal. Sir, the central government is seeking approval for gross additional expenditure of more than 1.58 lakh crore for 21-22. As our party believes in real facts and figures, I would like to draw the kind attention of our learned minister to specific points. Number one, infrastructure. Sir, the central government has sought nearly 5,000 crore for capital injection in the National Bank for financing infrastructure and development and recapitalization of public sector general insurance companies. Sir, we all know that this NABFID is a government setup and it was set up as a corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore of rupees. And there are huge resources that are going to be mobilized, and yet there is no external oversight, external surveillance or external monitoring. Moreover, it is still unclear as to why such an entity has been created when in the past
similar such entities have miserably failed. Sir, what has the government learned from its previous experiences or failures? Are these being considered before such a huge capital injection? I would say India's biggest problem is a lack of a deep and liquid corporate bond market. So unless the country develops a broad-based liquid bond market, it's difficult to be able to get the pool of domestic savings into infrastructure. Madam, so far the insurance sector is concerned, New India Assurance Company, National Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited and Oriental Insurance Company Limited. These are the 4 PSUs, general sector insurance companies. Out of these 4 PSUs, 3 of them have been suffering losses over the past few years. So far the National Assurance Company Limited is concerned, the loss in last 2021 is nearly 2,500 crores. And so far the Oriental Insurance Company is concerned, it is nearly 1,500 crores. Sir, in the monsoon session of Parliament 2021, the government has introduced and passed a bill, that is General Insurance Business Nationalization Amendment Bill, which allows for the privatization of these public sector insurance companies. And there are reports that the government will sell United India Insurance Company Limited, which could be followed by privatization of 1 or more of the remaining 3, sir. So this move will impact crores of retail customers and thousands of persons employed by these organizations. Sir, in the Cabinet Committee for Economic Affairs, that is CCEA, they had a meeting in July 2021 and there was a proposal which was passed that a portion of government's holding in LIC will also be sold out. Sir, we all know that policyholders' money for policyholders' welfare, that was the basic ethics and basic policy of the LIC, which is going to be jeopardized miserably. Sir, the assets since 1956, when the LIC Act was enacted, we all know because of certain reasons, these assets were undervalued. But now, when a portion is going to be open in the market, there is a big chance of corruption so far the asset values are concerned, sir. Sir, the shareholders benefit. It will be finally the shareholders benefit and the policyholders loss. The actual fact is, selling family silver has become the government's mainstay nowadays. They are selling out the profitable PSUs. They are shouting Bharat Mata ki Jai, and they are selling each and every ornament of Bharat Mata. That is the most unfortunate part of it. Sir, so far the health is concerned, it is close to my heart because I am a healthcare personnel, I am a COVID warrior, and fortunately I happen to be the past national president of Indian Medical Association. Let me tell you the fact. The budgetary allocation for India is even much less if you consider the same, compare the same with some small neighboring countries, madam. This is very unfortunate. Sir, do you know the quantum of allocation increase for health for 2022 to 2023? 0.008. Yes, it is. Sir, the budgetary allocation is so miserable. The healthcare sector has been at the cusp of recovery from the pandemic and the government's apathy. Then as all, when thousands died for lack of resources, we have seen how the miserable situation was during this COVID pandemic. We have seen the dead bodies were floating in the river. We have seen the international journal Lancet, many other countries, they were criticizing our COVID handling policy. Our vaccination policy was being miserably criticized even. But unfortunately, we didn't take any lesson from this, sir. Sir, also in the supplementary demand for grants, the ministry has asked for a mere 500 crore in addition to its initial demand. This shows the inadequacy of the funds being allocated during a pandemic that has caused lakhs of deaths in the country. Not only is there subpar allocation, but also poor utilization, sir. Sir, let me cite some examples. Allocation in 2021 and 2022 was 7% less than the actual expenditure for 2020-2021. Importantly, the transfer to states for COVID vaccination has fallen from 39,000 crores in 2021-2022
revised estimates to 5,000 crores in 2022-2023 budget estimates. This is a huge decrease, sir. This government has never believed in corporate federalism. That is the main problem. Faulty vaccination policy. We have seen on International Yoga Day, we have seen on our Wellness Prime Minister birthday, there was a sharp hike in vaccination. On the next days, there was a sharp fall in the vaccination. Absolutely shameful, sir. Happy birthday, sir. Please. Sir, the problem is this government is full of egos. My suggestion, why don't you keep apart your ego and why don't you follow the golden health policy of our Bengal? Free health for all. Shastha Shati card which empowers the woman to get her parents treated by Shastha Shati card. This is the unique policy in the universe, I must say. Why our government doesn't follow that policy of our Bengal, I don't know, sir. Because they are fully egoistic. So far the MG Narega is concerned, this government has run out of money to fund this Narega project. Actually, the allocation for this year saw a decrease of 25% from the revised estimate of 2021 to 2022 and a decrease of 34% from the actual expenditure of 2020 to 2021. In this supplementary demand of grants, the ministry has requested additional funds of 9,600 crores. Why this massive discrepancy? The reason is, few years back, our learned Prime Minister said that this project, they do nothing but digging the ditches. He is possessing this idea about this Narega policy and he ridiculed nearly 80 million people in his speech, sir, in 2015. We all remember. Sir, what we are doing in Bengal? Just let me cite an example. In our party manifesto during this 2021 assembly election, our respected Chief Minister has said the wage has been doubled and 100 days guarantee has been made to 200 days guarantee. It is so much important a project in our state of West Bengal and so much neglected a project in the rest of the country. So far the food subsidies is concerned, actually the problem is the government wants to dismantle everything. If you consider the global under index, we rank 101 out of 116. Over 4 out of 5 households in the country, they saw a fall in income and 4.5 crores Indians, they fell into extreme poverty in 2020. And as per the Oxfam Inequality Kills report, inequality and poverty lead to death of 21,000 per day. Moreover, so far the World Bank report is concerned, malnutrition is a key issue and India is even in worse situation so far the other rich countries are concerned. If you consider the report of FAO, that is Food and Agriculture Organization of United Nations, it says India can never reach zero hunger by 2030, the way the declining is going on. Despite this abysmal performance in ensuring the provision of basics, the food subsidy bill has fallen from 28,000 to 286,469 crore to 206,831 crore in 2023. So far the fertilizer subsidy is concerned, in the fiscal year 2021, the government spent 1,28,000 crore. In the union budget of 2021-2022, it was reduced to 79,000 crores. Due to agrarian crisis, this was revised to 1,40,000 crores and now it has been reduced by 25% and it has come down to 1,05,000 crores. So this BJP government promised we will double the income of farmers. And our government in our state of West Bengal, our madam promised in 2011 that we will double and now it has become tripled in our state of West Bengal. Sir, this puts a target income in 2022 is 21,146 but unfortunately it's just the half by now. So far the women and children are concerned. By the way, India and the entire country has witnessed the largest farmers' agitation. They have seen the farmers committing suicide. They have seen the farmers getting run over by the minister's car and that minister's son is getting bailed out to win a state during the state election. The entire country has witnessed that. So far the women and children are concerned, the budget allocation for Mission Shakti increased by only 2.3%. At a time
when crimes against women were as high as nearly 4 lakhs in a single year. Just come to our state of West Bengal. The entire budgetary allocation for Beti Bachao, Beti Padhao is even less than a state project like Konyasri, which was awarded internationally at the Hague city of Netherlands, and our Chief Minister took that award. Sir, so far the education is concerned, as we have seen, there are a lot of controversies in the National Education Policy 2020, which are yet to be clarified. And we have seen the budget allocation made last year for education saw a 6% decrease from the budget allocation made in 2021. This is a huge considering the fact that education is the bedrock of development of future growth. The ministry has also made an additional demand of 4 lakhs. This is shocking considering the impact COVID-induced lockdown had on education, where millions of students suffered and many had to quit studies. But look at Bengal, sir. Our United Nation awarded Kanyasri scheme has brought 67 lakhs girls to 18,000 schools and colleges. And it is absolutely a laudable step taken by our government, sir. Sir, I will conclude by saying, I know I raised many major issues like health, like education, like food subsidy, like agriculture issue, like women and child. But I know this government has no answer. And that's why I do believe that the people at large of this country, they are already making up their mind to give a befitting reply to this government in the coming days in due course of time. Thank you. Thank you. Sri T.K.S. Alagovan. Thank you, Honorable Chairperson, Vice Chairman, sir. Sir, I am talking on a bill, appropriation for the funds spent on the year 2019. There were 3 budgets in between. This is the 3rd budget presented now recently. I don't know why this government has delayed in getting the sanction of this house. After 3 years they were waiting. Most of their programs, I have seen this budget since 2014. This is the 9th budget presented by this government. In every budget they say that next year it is going to be India is going to grow like anything. Even the finance minister earlier had told 2-3 years back that there will be $1 trillion economy. $5 trillion economy. But still recently they have resorted to monetization. When they are expecting 5 trillion economy and when they resort to monetization, I don't know the controversy. I think we can understand the controversy. What they speak in the budget is not what is happening in the country. That it shows only that. Every year, even in a small thing, this government, if there is election close by, this government promises many things. In 2019, in the same house, the government had promised that MS Swaminathan committee report will be adopted in full, implemented in full, which means 150% of the cost of production will be paid to the farmers. Then what happened was they brought in 3 bills against which the agriculture, the farmers were started agitated, then they withdrew the bill. But they still ask, what about minimum MSP? This government had promised in this house that they will give 150% cost. But even now this government is not willing to tell these farmers who had stopped their agitation whether they will pay 150% as promised by them in this house. Then I thought, oh, it was 2019, elections are coming, so we will make some promise to seek votes. Likewise, everything is going on, sir. This government, there is no government running in this country, sir. I can say that there is Amazon which is running the country. Amazon is running the country. They want to sell everything. They want to sell LIC, which has given so much of money to the government. I think the LIC is the one organization which has given several lakhs of crores of rupees for building of infrastructure in this country, still giving,
with an investment by the government of just a mere 5 crores, it has given a dividend of more than 17,000 crores. Apart from spending money on the 5-year plans every time, now there is no plan. So the question of planned expenditure, non-planned expenditure, there is no planning emission. Then what is the meaning of having a planned expenditure and non-planned expenditure? Everything is an expenditure. Why should we spend? Why should we spend this appropriation, 1 lakh railways and defense services, particularly defense services? My question is, last year this government had chosen to corporatize defense production units which were run earlier by the government itself. Now they have allocated this much of amount. I don't know what happens, what is happening in this country. They had passed a bill to corporatize defense production units which were run by the government. Defense production units, you know, see, it is like what I can compare it with cooking in a house. If we have 4 members in a house, we will cook for 4 members. If we have 2 guests, we will cook for 6 people. If we see 2 people going out for a day or 2, we will cook only for 2. But in a hotel, it is not possible. In a hotel, they have to cook for 100 people whether they come or not. So, a government department will produce weapons or dress materials or tanks, whatever is required for the defense. No, for the defense purpose. Whereas if you corporatize it, the next stage is privatization. They want to sell the defense units to somebody. So now what they are planning is to see that there is no liability of the defense sector, so that the buyer will come and buy it. Who is going to buy? I don't know. Amazon. Please, no. Amazon. So the entire budget for the past 9, this is the 9th budget by this government since 2014. No, John, please. Go to your seat, please. There is no growth as projected in any of these 9 projects. No promises were kept up as promised in any of these 9 budgets. So everything is in paper. We believe that something will happen, nothing will happen. Every state is weeping for money. After this GST, Tamil Nadu, even our member had spoken earlier last week, that so much of money is due for the state of Tamil Nadu. No money is coming out. Money should be paid to the states before they present their budget. Despite the finance minister of Tamil Nadu. Please, John. It's okay, no. He is the finance minister of You are just a chair, please. So he has to, the GST itself, the promise made during GST itself that the due share will be given to the states, and for 5 years there will be a compensation of any revenue loss. But it is, the 5 years is reaching, and I think from next year that also will go away. So we have to rely on the union government for our budget. And the union government is not giving money. Then the appropriation bill they are presenting, and in every budget they are making many promises, but nothing is happening. So the entire exercise of the appropriation or the presentation of budget and promises made by the government is a futile exercise to satisfy the people, to satisfy the media, to tell something to the media, but which has not actually happened. The 9th budget is also going to be a failure. That our finance minister had already given a hint that because of Ukrainian war there is going to be a fall in economy of India. In a statement she had made, that also but of course that we can accept. If there is a fall in the international economy, we are seeing gold prices going up and down, all these things are there. But still, the promises made by the finance minister in this house is not kept up. The states are suffering. The state, all the states are suffering. They want to take away the powers of the state. If we say that the states are suffering, they will say then there will not be a state. India is a one country and everything is single. No, there need not be a state government. That will be the decision of this government. So, I have nothing to praise, and I know that even the BJP member
who spoke earlier had nothing to praise except to attack Mr. the Congress member. Shakti ji. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Ayodhya Rami Reddy. Sir, I want to thank you for providing me this opportunity to speak on the supplementary demands for grants for the year 21-22 and excess demands for grants for the year 2018-19. The government has presented the third supplementary grants for the financial year 21-22. The supplementary grant seeks approval for gross additional expenditure of more than 1.58 lakh crore. Of this, the net cash outgo aggregates to more than 1.07 lakh crore. The additional spending makes important allocation towards fertilizer subsidy, servicing loans taken from the National Small Savings Fund for Pradhan Mantri Awas Yojana, amongst others. Sir, we have few suggestions. The Department of Fertilizers has been allocated more than 15,000 lakh crore to meet the demand and maintain proper supply of fertilizers. A total of 14,902 crore has been allocated for payment towards indigenous urea subsidy and import of urea. It has been noticed that the fertilizer subsidy has gone down this year as compared to 21-22. Thus, there is need for increased fertilizer subsidy for the next year as well. The government has taken much needed steps in the last few years to reduce expenditure incurred on import of fertilizers, including revival of public sector enterprises for setting up gas-based ammonia urea plants and facilitate investment in the urea sector. However, we still import fertilizers and raw material domestic production. Thus, the international market affects the price and supply of fertilizers in the country. The recent Russia-Ukraine war has disrupted the international supply market in many ways. Russia is a leading supplier of fertilizer and related raw materials. It's also the largest exporter of urea, NPK, ammonia and ammonium nitrate and the third largest potash exporter. Due to such disruptions, the fertilizer prices in international market have skyrocketed. We are the world's largest urea importer and also import significant amount of phosphatic and potassic fertilizers. Such disruptions have also affected the domestic availability of fertilizers. Black marketing of fertilizers like DAP and MOP has also increased, which are being sold at exorbitant prices. In such circumstances, I would request urgent intervention of the central government. In the short term, government should increase local production of urea in mission mode. It should make sure that alternative supply arrangements are made. The government should also make allocation to provide additional subsidy if the prices remain at the current levels. It should make arrangements to control black marketing of fertilizers and also ensure adequate availability of fertilizers for all farmers in the country. In the long term, I would suggest that the government should look towards self-sufficiency for fertilizers and at the same time explore ways to move away from chemical fertilizer-based farming. The next one on Gst Compensation Fund. The government has also allocated a sum of 8,141.76 crore for meeting expenditure on additional transport to Gst Compensation Fund. Under the Gst Compensation Scheme, states were guaranteed compensation at the compounded rate of 14% from the base year 2015-16 for losses arising due to the implementation of the taxation regime for the first 5 years, which will come to an end in June 2022. However, the COVID-19 pandemic and subsequent lockdowns have severely affected economic health of all the states. The states' revenues have gone down massively, while there has been increased spending in the last 2 years to protect the lives and livelihoods of people through various welfare schemes. Further, it was initially thought that tax regime would stabilize in the first 5 years. However, the reforms in the GST regime are still in transition. Sir, Andhra Pradesh has also been affected to the cyclical slowdown and COVID-19. The state was expected to receive 34,833 crore rupees as its share in central taxes in 2019-20. However, it received only 28,242 crore only. Further, the state also had a fall in its own revenues. The outbreak of COVID-19 pandemic had damaged impact on state's finances as well.
The state lost 7,780 crores on account of state share in central taxes, 7,000 crore rupees on account of depletion of state's own resources. Additionally, AP also had to incur COVID-related expenditure to the tune of 8,000 crore rupees. If the loss on the account of total economic impact on the citizens of the states were to be taken into consideration, the loss would run into thousands of crores. Owing to such reasons and also to provide necessary financial comfort to the state, I would request the Finance Minister to extend the GST compensation scheme for a further period of 5 years for my state. Coming to Ministry of Housing and Urban Affairs, the government has also sought approval for additional expenditure of 30,169 crore for meeting targeted credit-linked subsidy scheme, houses for economically weaker sections, low-income group housing, under Pradhan Mantri Awas Yojana scheme, and settle the loan taken by Building Materials and Technology Promotion Council for National Small Saving Fund. The allocation has been rightly made under both the schemes, and we appreciate such allocation. Coming to the AP issues, we certainly want the government to take consideration on the infrastructure projects. As you are aware, sir, the government has allocated 4,950 crore for capital infusion in National Bank for financing infrastructure and development and recapitalization of public sector general insurance companies. I would take this opportunity to highlight the pending infrastructure projects in the state of Andhra Pradesh and would request the central government indulgence in speedy execution of these projects. I would request the Honorable Minister to help expedite the work on the proposed highway project from Visakhapatnam Port to Bhogapuram. Also develop Tirupati Airport and also set up South Central Railway Zone project, Railway Zone in Valter Division in Andhra Pradesh. I want to conclude by saying in the third supplementary budget, the government has made important allocations towards various schemes of the central government. There has been an increase in fertilizer subsidy budget. The loan guarantee scheme for COVID-affected sectors has also been extended by another 3 months. Allocation has also been made for the credit guarantee scheme for microfinance institutions. Even though we are trying to overcome COVID-19 pandemic, its effects are still being felt in the economy for both job sector and overall development. The central government has the fiscal room to aid and provide support to the state governments. I would request the government to take into account the suggestions that are being put across and also expedite and resolve the issues related to state of Andhra Pradesh. We from YSR Congress Party support the supplementary demand for grants for the year 2021-22 and excess demand for grants for the year 2018-19. Thank you, sir. Sri John Brittas. Thank you, sir, for allowing me to speak. Sir, Shakti Sinha was referring to the Honorable Finance Minister. Shakti Singh. Sorry, ma'am. And he was saying that, I'm glad that the Finance Ministry is so alert. Yeah. He was saying that Honorable Finance Minister is from JNU and she would uphold the ethos of their organization. Ma'am, I am also from JNU. And I think that all these values which we imbibe from JNU is intact in me. I am little afraid whether Honorable Finance Minister still hold them to her heart. Because JNU is castigated as an anti-national organization nowadays, an institution. So coming to the macro level of the topic, I had expected the Finance Minister to come up with concrete and comprehensive strategy to deal with the post-COVID scenario. What are the broad changes that are taking place globally and what should be the changes which we need to bring in to face the challenges? Shouldn't we bear the shift in the strategy to deal with the new global challenges and also the challenges at the domestic front? If you read the speech of the Finance Minister, everything is absolutely okay. There is no crisis, no issues, no problems. She is mum on cardinal issues plaguing the country like growing unemployment, poverty or inequality. Shuklaji was speaking at length. He couldn't find a reason to support of the measures of the Finance Minister, and he was going around saying that as the Minister of State for Finance, he was also instrumental in bringing in GST.
The poor fellow, he was shunted from the government. I don't know what was the reason. Don't make. Yeah, he was a Minister of State for Finance. No, please. He should. इसको example करा ले. No, my only request is he should be brought back. Address the chair, please. He should be brought back. Sir, we rely on half-baked data to paint a rosy picture. The advanced estimates presented in the budget tell us nothing about the real growth rates in 2021-22. Sir, you know about the advanced estimates are largely based on data from the formal sector alone. And there is a complete blackout of the informal sector. And can we think about the data without having the real picture of the informal sector of this country? Most of the people are based on the informal sector. There is another catch, sir. Even with the formal sector, data are used only from those firms that employ more than 20 workers from the Factory Act. Yes, it simply means we cover up the humongous crisis that has gripped the economy. Sir, I will set an example. Our corporate income, the income tax was 3.3% of the GDP in 2017-18. And it is now 2.5%, that's of the GDP in 2021-22. You are very benevolent to the corporates, and since 2017-18, you must have foregone at least 1.6 lakhs crore of tax each year. This is the benevolence you have shown to the corporates. This is called crony capitalism. Our GST income was 3.1% of the GDP in 2018-19. It has come down to 2.8%. Sir, there is a reason why the common man becomes poorer and the corporates becomes richer. See the catch. See how you are so benevolent to the corporates and see how you are harsh to the poor. And this is what is being reflected now. The rich is becoming richer and the poor is becoming poorer. Shame. So that is the tagline of the performance of this government. Sir, even a peripheral perusal will show that our government's initiative is merely aimed at making the rich richer. Sir, our tax GDP is 12%, but is 25% in a country like UK, 24% in France, 21% in Finland, and 14% in Brazil. That's one country where we try to compare. Sir, the stark reality sharing ethics cannot be covered up with mere rhetoric. Our ruling party members are actually concerned with raising certain mantras. And Modi ji is the catchword, nothing else, sir. Yes. Can the word inverted comma Modi ji be a solution for all that who's here? We need to address the issue. Sir, look at the indexes, other indexes. Now the hunger. See, happiness. 3 days back, the happiness index came. Sir, we are 10th from the back. 10th from the back. Please address the chair, please. 10th from the back. Sir, they are all happy with the Prime Minister, but the country is not happy. That is why the happiness index has gone down. Sir, now there is a big talk about the national, monetization pipeline. Everything is connected with pipelines, sir. Even my friend Ashwini ji, he talks about railway pipeline. Every pipeline is one word. I will show you one of your plants have got pipeline. That is to drain out the resources of the country, nothing else, sir. Sir, now LIC. Please. Sir, please, 2 more minutes. Sir, I am requesting. I have requested the deputy chairman also. 5 more minutes. Okay. No, sir. 1 more minute, second. 1 more minute. Sir, sir, let me just conclude, sir. Yes. Sir, LIC. See, the contribution of the government of India 64 years back was just 5 crore. 5 crore. Now, what is asset of LIC, sir? What is asset value? It's like 38 lakh crores. See, now, this was built on the goodwill of the policy holders.
And you regularly got the income from that. Right. Now you want to, sell off it. Now you want to sell off it. You want to discard the policy shareholders. Sir, coming to the state, now they all talk about federalism. See, Honorable Finance Minister also has been very kind enough to, sir, Kerala ke liye 2 minute dena. I had just given you. Yeah, Finance Minister has yielded. Please. Okay. So, now the point is very simple, sir. Sir, Shuklaji was talking about bringing petrol to GST. ये क्या है? बाकी कुछ है क्या? हमारे पास कुछ है क्या? You are making the states to start. Please address the chair. Please. What is the revenue? Please address the What is the revenue? She is looking at me, sir. That's why I was. No, please you address the chair. Sir, I will tell you one more thing, sir. Sir, the state of Kerala is being perennially penalized for the performance. Just because we did wonderfully in social sectors, our share comes down. Thank you. I will show you, sir. During the 10th Finance Commission, Kerala received 3.9% share from the central taxes. Now it has come down to 1.9%. Can you penalize a state, sir? Jaishankar sir, can you penalize a state? Because we are performing. Sir, Thank you. Sir, Thank you, please. I will just submit, sir. One more. Sir, see, the only point is that we need to be considerate to the demands and concerns of the state governments. See, we all talk about the taxes that has been collected from petroleum. Hardeep Puri Saab was very kind enough to give the Hardeep Puri Saab. You are kind enough to give the data on the petroleum taxes. Please. 3.7 lakh crore in 2021. Thank you. Sir, out of that, Thank you. only 18,000 crore Next was speaker. the PVC pool. Other call rest the next was taken speaker by now. the finance No, please, minister. please. Please, States are made to starve, sir. I would ask the government to correct it. Thank you very much, sir. Thank you. Mantri. Sir, Please. no, I'm not responding. I just want to draw the attention of Honorable Member Brittas in his enthusiasm to constantly point at the government. There are times when probably parliamentary language usage is being crossed. Yes, I want to point out, you said that fellow should be brought back Yes, to the ministry. Fellow. Yes. No, please, please That's don't fine. interrupt. That's fine, Sushmita ji. That's fine, Sushmita ji. Yes, But the word fellow, sir, is unparliamentary. वो एग्जामिन करा लेंगे उसको. नहीं. Yes. We expense करा. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Next speaker, Sri M. Thambi Durai ji. M. Thambi Durai, we will explain. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, my time has not been taken. Please allow me to take 1 or 2 minutes extra. I want to say, sir. Sir, I am very happy to support the supplementary bill which brought by the Honorable Finance Minister. In that, I read news, in a bid to maintain fiscal deficit within the targeted limit, the Finance Ministry asked ministries and departments to restrict their expenses with their revised estimates. Based on that, now she has brought the supplementary budget. In that, she has sought 1.07 lakhs crores for the third supplementary. I am very happy that she has taken very large effort to see that the supplementary budget, it can be used for especially agriculture. She has mentioned giving subsidy for the fertilizer and everything. This is very, we know, sir, very well. As soon as the Honorable Prime Minister taken out the reins of this country, he is concerned about the agriculture, especially farmers. Farmers, to help them, he has brought many schemes. In that, also fertilizer giving subsidy also, one of the things we have to appreciate that. Sir, and also, sir, we know the epidemic situation, how our Honorable Prime Minister handled the situation. In the world, everybody appreciated, with the constraint of the financial condition, he took a lot of efforts to allocate more funds to see that, to control the epidemic of the COVID.
providing vaccination toward the country, our country people. And also encouraged the many individual, our country's laboratories to produce Indian vaccination and give for our people. So now things are, and also at that time when the first wave came, Tamil Nadu suffered a lot. At that time our party, ADMK party, Edavapadi Palaniswamy was the chief minister of that state. He took lot of efforts to see that allocating more funds and give more financial assistance to the Tamil Nadu people and saved them at that time. Sir, I want to tell you, just now, Mr. Shiva. just now your member, Yelango said what he said. What he said. He is fully depending on the union budget for the state subject. Don't See, when you are depending on that, please. that is showed your recent budget, what you submitted in Tamil Nadu, all the central programs only you have shown that. That is thing what happened. Till the water schemes, whatever things that you are having the state government, Tamil Nadu has a lot of resources now, especially excise department, they exceeded to raise the funds. That way it is the project is now the budget submitted in Tamil Nadu. Why I am telling? Because when I am appreciating my government, I think we cannot criticize our government. Please. No, I am telling you Mr. that Shiva, interfering that. Mr. Shiva, please. So you Please sit down. Mr. Shiva, please sit down. See, sir, when they are criticizing that government, central government, at the same time, we have to appreciate whatever they are doing good for the people. When you are selling fully depending on the union budget provision, you want to run the government, are you not having resources? That is why I am telling, when don't blame the central government. I am also, today also, when the raised issue, coal and everything must be given to the state government. I requested the Honorable Minister of Tamil Nadu, there is shortage of coal, that government has to come for the people. I have pleaded for the Tamil Nadu government. I am not against that. But why I am telling, this agriculture, education, health, defense, all are law and order very important subject in the country. In that, we are proposing so many schemes and everything. We have to appreciate Modi government because our Sakti Singh, he said, Maulankar is the his first speaker, came from Gujarat. He praised that. We are appreciating that. At the same time, we have to appreciate our first finance minister from Tamil Nadu, R.K. Shanmugam Chettiar, has come. So many finance ministers we have seen, that T.T. Krishnamacharya, C. Subramaniam, Venkatraman, Mr. Chidambaram, and Nirmala Sitharaman now, she is also there. She knows the country's welfare, what to do. That is why we are proud, Tamil Nadu people are proud that we are having Tamil Nadu, from Tamil Nadu, as a daughter of Tamil Nadu is handling the finance portfolio now and giving a lot of help for us. I am telling that. Sir, I want to make one more point regarding that. When our railway minister also here, I am going to speak railway ministry when it's coming to certain demands. But I have seen the budget, the provision for the Tamil Nadu, I am telling for defending Tamil Nadu. Roads and railways, it is not provision so much what we expected. Therefore, I am requesting Honorable Finance Minister to see that to allocate more funds to Tamil Nadu, this kind of sectors, and also health sector. You are supporting that it should be you are supporting. Please This I am telling, sir. Therefore, these are the things I am make comments. As Maulankar is the nobleman from Gujarat, our Modi is also a nobleman. He is running the government very well, not only now, continuously 10 years. Your next election also is going to win. Yes. Whatever your mindset is, nobody can stop Modi is coming once again to the Prime Minister of this country, because we are allied with our party. We are always supporting the government and Modi the government and our Finance Minister and all other ministers. We are extending support to our party. Thank you very much, sir. Shri Vishambhara Prasad Nisad. माननीय उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और अपने सदन के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की तरफ से जो मुझे बोलने का मौका दिया, उनको धन्यवाद देता हूं। जो ये विनियोग विधेयक है, इसमें मानवर जो बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनरेगा, ये सभी में बजट में कटौती की गई मानवर, और
सरकार ने दावा किया था कि हम अपने रुपये को मजबूत करेंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार हमारे रुपये में गिरावट, डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। कृषि के क्षेत्र में मनोहर इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दूनी करेंगे। आज डीजल के, खाद के, बीज के दाम बढ़े हैं। हमने देखा कि 1000 रुपये कुंटल धान बेचने पे इस साल मजबूर हुआ किसान। गत वर्ष 1400 रुपये कुंटल गेहूं बेचने मजबूर हुआ, जबकि जो इनके कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ इनकी धान की, गेहूं की लागत 25 रुपये कुंटल करीब गेहूं की आती है और धान की 27 रुपये कुंटल आती है, लेकिन किसान को एमएसपी जो है बहुत कम दिया जाता है। वही बीज के रूप में जो 7000 रुपये कुंटल, 8000 रुपये कुंटल बेचा जाता है। तो इसको जो है एमएसपी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी लागत है उससे दूनी किए जाने की आवश्यकता है। मानव शिक्षा के क्षेत्र में आज दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ गांव का बच्चा, एक तो कोरोना काल में वैसे ही बच्चे बर्बाद हो गए। दोहरी शिक्षा नीति के कारण गांव का बच्चा जो है हिंदी मीडियम पढ़ता है और जो पैसे वाला है, अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। जब कोई भी परीक्षा होती है तो एक ही पेपर आता है, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा पास हो जाता है और गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम का नहीं सक्सेस होता है। तो इसको वन नेशन वन एजुकेशन लाए कि एक समान शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता है। मानवर जो आज डिजिटल इंडिया बताया जा रहा है, बैंकों को खत्म किया जा रहा है। बैंक सारे, क्योंकि तमाम घोटाले करके विजय माल्याल, नीरव मोदी से लगा के तमाम लोग देश का खजाना लूट के भाग गए और सारा देश के नागरिकों पे, देश पे कर्जा लादा गया, इसलिए बैंकों को निजीकरण किया गया। डिजिटल इंडिया, आज धोखाधड़ी कितनी हो रही है। रोज फोन पे आते हैं कि आपका फेसबुक में आप इनाम जीत गए हैं, आप इसमें इनाम जीत गए हैं, आपको कार मिल गई है, आपको ये मिल गया है। तो हमारा एक्ट जो साइबर एक्ट है इतना कमजोर है कि तमाम करोड़ों लोग रोज धोखाधड़ी होकर उनके बैंकों से पैसा निकासी हो रही है। उस पर साइबर एक्ट को जो है मजबूत किया जाना चाहिए, कानून कड़ा किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। मानवर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। मानवर कैंसर जैसे बीमारी है, आज लाइलाज बीमारी है, उसके लिए बजट में अलग से बजट व्यवस्था होना चाहिए था। हम आलोचना नहीं करेंगे, जब चुनाव होते हैं उसमें कई हजार करोड़ बजट अलग से व्यवस्था की जाता है, बूथ मैनेजमेंट प्रति वोटर के हिसाब से किया जाता है। लेकिन कैंसर से जो पीड़ित मरीज है उसके लिए कोई बजट व्यवस्था नहीं है कि हम निःशुल्क जो है पूरे देश के कैंसर मरीजों की व्यवस्था करेंगे। तो हम मांग करते हैं कि कैंसर मरीजों को जो है बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए, निःशुल्क इलाज होना चाहिए। बेरोजगारी आज देखने मिल रहा है। 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लॉकडाउन और इधर नोटबंदी से लोगों की नौकरी चली गई। केवल 60,000 नौकरी देने की बात कही गई है इस बजट में। आज जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं अपनी डिग्रियां जला रहे हैं, हताश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोके जाने की आवश्यकता है। मानव जब तक हम लोग इनको जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं इनको नौकरी नहीं देंगे तब तक इनको जो है ये लोग हताश निराश रहेंगे। मानव रेलवे और हवाई अड्डे, जितने रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, लाल के सब बेचा जा रहा है। इन्होंने कहा था रेलवे में कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन में क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, ये तमाम मामले। मानव पेयजल में इन्होंने कहा कि घर घर नल की व्यवस्था। मानव मैं बुंदेलखंड से आता हूं, उत्तर प्रदेश में जल निगम जल संस्थान है। ये पेयजल योजना बनाई गई और टेंडर हुए। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विभाग है, जल निगम है, जल संस्थान है, आज वो जो है कगार पे खड़ा हो गया। भूखों मर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी वहां के, उनको 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही, क्योंकि उनको पेयजल का इनका टेंडर नहीं मिल रहा है। एक अमुक राज्य के बड़े बड़े ठेकेदार को ठेका मिल रहा है, वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम जिले वालों, वहीं लोकल वालों से करा रहे हैं। मानवर आवास योजना, इन्होंने कहा था 2022 तक हम सभी को पक्का मकान दे देंगे। अभी SC ST आदिवासियों पे चर्चा हुई थी, कितने तमाम गरीब गुरबा लोग हैं
जिनके पास मकान नहीं, आवास नहीं है, तो सभी को जो है पक्के आवास मकान देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानव ओबीसी SC ST के लोग तमाम मांग कर रहे हैं, ओबीसी के लोग, इनकी जाति जनगणना जब तक नहीं होगी इनको कोई लाभ किसी योजना का नहीं मिलेगा। ओबीसी के लोग चाहते हैं कि हमारी जाति जनगणना हो और संख्या के आधार पर उनको सभी सेक्टरों में भागीदारी मिले, जिससे कि वो लोग भी जो है हर अपना सुकून से जिंदगी जी सके। मानो हमारे खास तौर पर उत्तर प्रदेश में किसान घाटे खेती कर अन्ना प्रथा है, उन अन्ना प्रथा को खत्म करके उसके लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अन्ना प्रथा को जो पशुओं से होने वाली हानि है उसको सचेत किया जाना चाहिए। यही हमारे पॉइंट थे, 13 पॉइंट रोस्टर खत्म किया जाना चाहिए। और आज देख रहे हैं कि एक फिल्म बनी है कश्मीर पंडित, हम चाहते हैं कि बैंडिट क्वीन को भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए और लखीमपुर खीरी के किसान पे फिल्म बनना चाहिए। जो 14 महीने से किसान जो है यहाँ पे बैठे उस पर फिल्म बनना चाहिए। मीडिया में बोला जाता है कि बताओ 75 साल में क्या किया, तो वहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि वो नहीं बताएंगे, नहीं तो उसको भी आप देख लेंगे। इसलिए जो भी आज देश में हुआ है उसके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया उपसभापति जी। एक परंपरा शुरू की है बीते कुछ दिनों से कि अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी और एक भाषा में शुरुआत करूं। आज कन्नड़। गौरवान्वित अध्यक्षरे नानु अप्रोप्रिएशन बिल विषयाद बग्गे मातनाडलू इच्छितने। कन्नड़ में था ये कि आज मैं अप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने को खड़ा हुआ हूं। सर, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वादे के मुताबिक मैंने फाइनेंस मिनिस्टर जी से कहा था कि मैं एक इंस्टांस डिजरेली ने ग्लैडस्टोन से कहा, आर्थिक संदर्भ में चर्चा हो रही थी। मिस्टर ग्लैडस्टोन, आई वुड लाइक यू टू टैक्स द रिच पीपल एंड लीव द पुअर. Do not rely upon indirect taxes. For that classic reply given by Gladstone was, look, both direct and indirect taxes are like two charming sisters. I love them both. Though in the family parlance it may be called immoral, bigamous, because they are both charming. I love them both, but in this I give a little more love to indirect taxes. The second sister, because she is more charming, she is more yielding, and she is more welcome for exploitation. Therefore I depend upon this source, though I do not give up the other source. ये उदाहरण मैं समझता हूँ गुरुपद स्वामी ने इसी सदन में कहा था, और वीपी सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वीपी सिंह साहब क्या कहते हैं सुनिए। The other sister has been more yielding. I just wanted this reference to be put without any comment, without any further observation for the Honorable Finance Minister and for the government. So, मैं अभी जब बाकी सदस्य बोल रहे थे या जब मोशन मूव किया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो मैं सोच रहा था कि गांव में या छोटे शहरों में बैठा व्यक्ति अगर टेलीविजन पर ये देख रहा होगा कि अप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा हो रही है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल और इतने लाख करोड़ उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। वो अपना संदर्भ देखना चाहता है कि मेरी थाली में इसका क्या हिस्सा आ रहा है, मेरी थाली का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हालात हैं, मेरा बच्चा जो प्रतिदिन निकलता है घर से रोजगार की तलाश में और शाम को वापस घर आता है और उसके हाथ में सिफर है, शून्य है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र को हम आम इंसान के नजरिए से अगर देखें सर, तो हाहाकार का विषय है। अब आंकड़ों की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं, तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। सांख्यिकी के साथ साथ एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं। जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना, तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है। तो मैं नहीं कह रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे। सर, मैं अभी एक चीज सोच रहा था कि आप इन्फ्लेशन को लेकर, कई सदस्यों ने कहा मैं 6.7 हो गया फरवरी में, ये नहीं कहूंगा, ये हम आप भी महसूस कर रहे हैं।
और हम तथाकथित ऊपरी तबके के लोग हैं। अगर महंगाई को देखना है ना सर, तो आंकड़ा सीपीआई इस इंडेक्स से नहीं, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, वो सीपीआई वो वाला, तो सीपीआई उस आंकड़े को देखिए कि लोगों की जिंदगी को ये कैसे प्रभावित कर रहा है। उज्ज्वला एलपीजी के बारे में नहीं कहना चाहता। अक्सर हमारे पेट्रोलियम मंत्री बाकी लोग कहते हैं कि सरकार नियंत्रण नहीं करती है कीमतों का, तो साहब 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? अगर 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के सरोकार का ताल्लुक है। तो आप ये रिलीफ लोगों को दीजिए ना। मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है सर, उसकी सेविंग्स को देख लीजिए। कोविड ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया। आप चुनाव जीतते हैं, आपको मुबारकबाद, लेकिन दिक्कत और परेशानी कल को आपको भी होगी कि अगर इंसान के बुनियादी मुद्दों से चुनाव के परिणाम का ताल्लुक नहीं रहा तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहा। सर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मैं भी अगर आप सच पूछे कि जीरो बिठाने बोल दीजिएगा तो मैं शायद ना बिठा पाऊं, क्योंकि 1000 लाख से करोड़ जाते ही शून्य की संख्या समझ में नहीं आती है। लेकिन सर ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बिहार है, क्योंकि बिहार के बगैर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप $5 ट्रिलियन के शिखर पे जाएंगे तो हमारे बगैर तनहा महसूस करेंगे, अकेलेपन का एहसास होगा। बिहार को छोड़ करके हमारे एक बिहार के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। सर बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिटोरिकल पॉइंट नहीं है। हर क्षेत्र में बिहार की हालत खराब है। रोजगार को ले लूं, सामाजिक सौहार्द को ले लूं, गरीबी को ले लूं, भूखमरी को ले लूं, पलायन को ले लूं, क्या छोड़ूं क्या लूं। लेकिन बिहार अगर प्लीज प्लीज बड़ी माफी के साथ प्लीज सर 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं सिर्फ अगर ये कहूं ना, मैंने शुरू में ही आरंभिक मेरे पॉइंट को देखिएगा, मैं एप्रोप्रिएशन और बजट के नजरिए को आम इंसान के बात के जहन से देखना चाहता हूं। अगर इतनी साधारण सी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ईश्वर भला करे। मैं सर वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा था। मनोज, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सर नीति आयोग, मैं इसलिए ये चीजें माननीय वित्त मंत्री साहिबा के समक्ष रख रहा हूं कि उनके जहन में ये होगा। नीति आयोग का बिहार के बारे में टिप्पणी नाम देखिए, आपको चिंता होगी। हम वैचारिक रूप से अलग हैं, पॉलिटिकली अलग हैं, लेकिन बिहार आपकी चिंता का विषय नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहां खड़ा हुआ है बिहार, और फिर भी सर 1-2 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सर, बेरोजगारी को लेकर के मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, अगर हमारी अर्थनीति रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है तो ये अनर्थ नीति है, अर्थनीति नहीं है। अभी मुखर्जी नगर में बच्चे बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सब किस चीज के लिए? रोजगार एक मौलिक चीज है, यह खैरात नहीं है, संवैधानिक। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखिए, उसमें इसका जिक्र है। सर आखिरी सोशल सेक्टर को लेकर के, खुद पिछली बार भी मैंने कहा था, सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, जो बजटरी एलोकेशन है, या तो नेग्लिजिबल इंक्रीज है या डिक्रीज है। और ये सोशल सेक्टर, सर बस आखिरी 1-2 पॉइंट कहने दीजिए। सोशल सेक्टर शेप करता है आपका भविष्य, आपके देश का भविष्य। खास करके ग्रामीण उपभोग को अगर मैं देखूं, वो भी एक चिंता का विषय है सर। 8 वर्ष में सबसे नीचे है। एमएसएमई में 40% एमएसएमईज either have closed down or are on the verge of it. Those of us who believe that the government is very transparent on corruption, zero tolerance. Let me quote 2020 Transparency International Corruption Perception. We are occupying 80th position. मैं क्यों कह रहा हूं कि इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए के खिलाफ, सर बस आखिरी इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए की सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था। आखिरी सर, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि जब तक हम अपने एप्रोप्रिएशन बजटरी एलोकेशन को एक आम इंसान के नजरिए से, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग के नजरिए से नहीं देखेंगे सर, तब तक हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं
वो कम नहीं होंगी। चुनाव के नतीजे जो भी हो, आखिरी सर जय हिंद से पहले, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी, नाम फाइनेंस मिनिस्टर आपके लिए, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जय हिंद। श्री विनय विश्वम। थैंक यू। Thank you. A finance minister has to come with a appropriation bill. It's known to everybody. It has been the practice. It will continue. But when a government like the present government comes to the house with such a bill, we are obliged to ask a question. How this money was spent? For what purpose it was spent? In what direction the government wants to lead this country's economy? So on all these questions, we are not having a promising answers. I must say, not the fault of a finance minister, but the fault of a government led by a very disastrous policy on its economics. Sir, everybody was talking about some other languages, but I want to speak in my mother tongue one sentence. ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നു. I oppose this bill because this can only be opposed. So today in the morning, I raised an issue here in the House regarding the women participation in the employment. It fell down to 17.2% in April-June 2021. Labor force is the force that creates the wealth, and that force is most significant for the country's future also. But the government forget them. Among the labor force, women consist a very important role. But in this country of ours, the share of the women, it is not going up, it comes down. And the government always closes its eyes to this fact. That's why we ask the question, where this money was spent, for what you spent the money. We all know very well about the term NPA, non-performing assets. A finance minister who is very, very calm and cool on this issue is a wonder for me. And you find a solution, and that solution is haircuts. I am very sure, Madam Nirmala Sitharaman is well aware of the haircut theory. Sir, haircut theory is nothing but a gimmick of figures. In fact, non-performing assets are performing as non-performed. Nothing is getting back to the government, but a part of it given to them, and the government close the eyes to the rest of it and say that question is solved and resolved forever. So this kind of haircut and headcut issues, tactics and gimmicks will not help the economy. And this appropriation also is going to make a very negative impact on our country and on its people. What will you give for the MSMEs? What will you give for the people working in the informal sector? They are the maximum in this country's workforce, and the government forget them. So the budget, even though it was acclaimed by the people in the treasury benches as a budget of a growth scenario, the fact is telling us that budget is a budget of decline, a budget of disaster, because that budget was silent on very important issues. What about subsidies? About food subsidy? What about Manrega funds?
What about health sector, or education, on all the sectors, this government's budget is really disappointing to the country. But Madam Nirmala Sitharaman, out of his skill on languages and her goodwill, is trying to tell the country that this budget is going to help the country to reach that goal that they proclaimed. What was the goal? The goal was a $5 trillion economy, $5 trillion economy. And how far we are now? When we heard that statement for the first time, we were at a certain point. Now when we hear it once again and twice again and many times again, we know that we are lagging behind. But still the government is making that words, which are hollow words, before the country. And that government is coming to the House with a bill for appropriating money. Sir, this appropriation for what? Sir, is this for the people to be killed? Is it for the army to be strengthened? Is it to buy the bullets and guns for the people to be destroyed? All these are my questions. And that's why I told this cannot be supported, this can only be opposed. About the cryptocurrency, she spoke in the speech also, digital economy. And that economy is coming to the scene in India. The country is worried about that. Cryptocurrency, in fact, is doing a harmful work on the economy. And nobody is sure how authentic it is, it can be. But the government very, very peacefully is saying that the digital economy is coming to save us. What about the Paytm scam? Scams are coming up, propping up every day. Big people whom we thought that are the big saviors of the economy, or the banks and institutions, they are all now facing the music. The government knows it, and the government folds its hand in support of them, and powers are with them. And those powers are just doing their service, not the service of the nation or the poor people. So the workers, the peasants, they ask the government, do you remember us only when elections come? Yes, when polls are coming, you remember them. Once it is over, you forget them. The country cannot close the eyes to the fact that the LIC, the GIC, the public sector, everything is going to be finished up by this government. I don't want to tell you the whole figures of that. LIC, it's a goose that laid eggs that are golden for this country. And that goose is going to be killed by you. The GIC is also facing a trouble because of the government's policies. The PSUs are also going to be wound up by this country, by the ministry. So the finance minister, even though very, very vocal when speak about Atmanirbhar Bharat, is in real times is doing very, very dangerous steps about the Atmanirbhar concept itself, because the government is now supporting the FDI. I wonder how a government and a party talking so loud about the country's Atmanirbhar, that government is now with begging bowls before the FDI. We know what is FDI. It is foreign direct investment, and that investment is from the corporates of the world. The whole economy is now being surrendered before them, and appropriation is also trying to support that view. So let me finish with the words. We are not expected to be with that move. We oppose it, and we continue to oppose it, and we say that this kind of a policy is not for the benefits of India. India is the country where the maximum people who are poor are living. The country of the hunger, the country of the hungry people, the country where children dies before the age of 5 years of age. This is the country where the maximum number of women are facing the difficulties due to anemia.
This is the country where the maximum number of people, crores of them, have no huts to live. And our people, starving people, those don't have the clothing properly, don't have the place to live, no water to drink, safe drinking water, no safe air, and this country is the house of those kind of crowds of people. But you are thinking about the corporate funds of yours, the FDI funds of yours. For them, you come with the budgets and appropriation bills. And I oppose this once again. I conclude here. Thank you. Thank you, Dr. Faujia Khan. Thank you, Vice Chairman, sir. Mike. On कर. आगे आ जाओ. Mike is on. I am here to discuss on the reappropriation bill, sir. It has often been mentioned on the floor of this House, sir, that infrastructure in our nation is growing. Road infrastructure, railway infrastructure, government buildings, smart cities, also the Central Vista, which is growing as an urgent priority. But, sir, while I appreciate the government for all these efforts, my question is, at the same time, shouldn't our concern be on the rising economic disparity that is there in the nation? Isn't it a cause of great concern, particularly post-pandemic? Sir, when businesses are permanently shutting down, laborers are migrating with no intention to return, consumers are increasingly becoming reluctant, and the RBI underlying the fact that some of the damage to India's GDP is permanent. Sir, we talk about unemployment, and it is said that more than 3 crore youth have lost their jobs during this pandemic period. So our economy must truly carry the benefit to every section of society. So veins and arteries carry blood to every part of the human body. If one part of the body doesn't receive the blood, it dries up, it paralyzes, it dies. In the same way, sir, there is an Urdu poet who has spoken very well about this, Mirza Ghalib. Everybody must have heard his name. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, फिर जो आंख से न टपका तो वो लहू क्या है? सर, लहू अगर सिर्फ रगों में दौड़ रहा है तो उसका क्या फायदा है? जब वो आंख से टपकता है दर्द बनकर, तब वो सही फायदामंद है अपने देश के लिए, सर. तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से यही कहूंगी कि आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो है, लेकिन उस दर्द की भी जरूरत है जो हमारी हर घर की एक महिला आज अपने घर में सह रही है इस महंगाई के दौर के दौरान. सर, when we talk about publicity and broadcasting, I would like to say that we should increase the budget for publicity and broadcasting. Everywhere you turn your head, you go on the road, everywhere you turn your head, there is a poster which is showing you the achievements of the government, proclaiming these achievements. Free ration, free vaccines, gas connections, toilets. While I have no objection, sir, to this proclamation, I wish to add that these digital banners at petrol pumps, these advertisements must also carry, must mandatorily also carry schemes for the poor, how to apply for these schemes, how to take benefit of these schemes, sir, PMAY, Ayushman Bharat. My own experience, sir, is that many people
they are hospitalized, they spend money, and then they call up and ask us, okay, ma'am, please give some money. We have spent so much money on our medical bills. And we tell them, oh, there is a government scheme. Why don't you take advantage of it? They said, abhi ho gaya, ma'am. Ab aap humko madad kijiye. Humko pata nahi tha. Pata nahi tha. That is very important. So wherever we are proclaiming our achievements, we should also proclaim our responsibility. And we should also make sure that the people come to know about the schemes that are there for them. Years and years these schemes sometimes are unutilized. Sometimes people don't know, and the poor people are the real beneficiaries, don't take advantage of it. So if we do this, sir, it will be Sacha Saath, Sacha Vikas. And I think that's what we have to move to. Sacha Saath, Sacha Vikas. Sir, defense के बारे में बात करना चाहती हूँ. 5.2 lakh crores have been allocated for the defense budget, which is 9.84% increase over the last year, sir. The revenue budget, which is mostly based for establishment, 2.33 lakh crores, increased by 16,000 crores. But sir, the major expense, defense capital outlay, 1.52 lakh crores, has seen a 12.2% decline from last year. Reason, funds have not been utilized. Sir, for R&D, only 11,981 crores has been allocated, from which also 25% is for startups and private industry. Sir, the war, today the Russia-Ukraine war has posed a big challenge before the world. And although I really feel that the strategy that our nation has adopted is laudable, we have been trying to maintain a balance, but it also draws our attention to the fact that we need to become self-reliant in defense as soon as we can. We cannot be doing it in the way gradually as we have been doing it all these days. And therefore we have to have more spending on R&D, sir. We have spy softwares coming. There is technological advance. Now this technology is also posing threats, security threats before us. So when we import war equipment, we have to be cautious that there is spyware, there is cyber warfare, and for instance, sir, we have purchased fourth generation fighters from France recently. Now, we have to depend on France for maintenance, for technology, for trainings, for everything. So when we buy something from somewhere, we have to depend on that country, and we cannot go against that country, even if strategically we feel that we should have a stand. That is our compulsion. The world has moved to 5th and 6th generation Air Force, especially the Air Force, where they have moved to 5th and 6th generation fighters, sir. So our effort, my point is that our effort on R&D must be focused on, must be speeded up at a much higher pace than it has ever been. And this is what I would like to I would like to request our Honorable Finance Minister that this should be our focus if we really want to become Atmanirbhar. Sir, Arun Mishra in his article today, in today's Indian Express, has said, I would like to quote that, the de-Russification of the armed forces and the genuine Indianization of India's defense technological and industrial base is necessary. We need to de-Russify ourselves. We cannot depend on Russia all the time. And therefore we have to become Atmanirbhar. Sachi Atmanirbharta isi mein hogi, sir. Sir, when the government learns to listen, when the situation demands it, and when the opposition learns to appreciate when the situation demands it, democracy can move forward more resolutely and more strongly. So just as my colleague Mr. Manoj Jha
he made a comment saying that, he quoted something saying that I will not make any comment on it. I would also like to quote a Turkish proverb. The forest was shrinking, but the trees kept voting for the axe. For the axe was clever and convinced the trees that because his handle was made of wood, he was one of them. So, sir, I wouldn't like to make any more comment on this. At the end, I will only like to say, ma'am, that Elon Musk had dreamed a dream. He had dreamed a dream that he would like to make travel into space more affordable for people. And that became his greatest selling point, to the extent that he became the world's richest man at one point of time. Ma'am, our greatest selling point ought to be our Atmanirbharta. Sorry to say, we have still not been able to make that our selling point the way it should be. Because marketing the government's achievements is not our aim. Our aim is to benefit the poor, the middle class, and to remove the economic disparity that is there in our nation. Thank you, sir. Shri K. Ravindra Kumar. Thank you, sir, for this opportunity for speaking on appropriation bills regarding supplementary demands for grants 21-22 and excess expenditure during 18-19. By taking up these two bills for discussion and passing this August House is meeting an important constitutional provision. The provision stipulates that not even single rupee can be spent by the government of the day without the approval of the Parliament. These provisions and processes also ensure that there is no misappropriation of monies sanctioned by the Parliament for various items of specific expenditure. Funds sanctioned for ensuring the health of the people cannot be spent on building guest houses. If it is done, it amounts to misappropriation and serious misuse of sanctioned funds, besides blatant violation of the constitutional provisions and sanctity of the legislative approvals duly accorded. The Parliament and other legislatures of the states are mandated with the responsibilities of preventing such misuse of monies collected from the people. But unfortunately, this kind of misuse of funds has become an order of the day and routine in case of present Andhra Pradesh government. There is no sanctity for budgeting, expenditure norms and accounting the expenditure transparency in Andhra Pradesh. This is all because of serious financial indiscipline in the state. The finances of Andhra Pradesh have been converted into big black hole by the present government in my state. Whatever the central government gives through the state further to the approval of the Parliament, whatever the people of the state are paying in the form of the various taxes is vanishing into this black hole. These are the total lack of accountability and transparency in the spending by the state government. All this because of the total collapse of financial discipline on the part of the Andhra Pradesh government. These are not, sir, these are not my words. Two respectable honorable ministers of the state for finance of the central government have gone on record very recently pointing out lack of financial discipline and gross mismanagement of finance in Andhra Pradesh. Minister of State for Finance, Shri Bhagavat Karad, during his recent visit to Vijayawada, has stated in public that there is no financial discipline in Andhra Pradesh. This was further elaborated by another Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary, in his recent letter dated 11th of this month to one of my colleagues in the Lok Sabha. In this letter, the Honorable Minister Chaudhary pointed out some irregularities committed by the Andhra Pradesh government with a few examples. He revealed that for the financial year 1920, so the state government has wrongly classified 4,378 crore as capital expenditure. This is effect means that expenditure on other items was shown as capital expenditure. I raise this point because to encourage capital expenditure,
Central government encourages states through borrowing and other means. By inflating capital expenditure through wrong classification, deliberately Andhra Pradesh government is widening the window for borrowings. This is totally unjustified as it affects the future of the people on the state of the burden mountain loans. You sit down. In fact, this has become the modus operandi of Andhra Pradesh government, borrowing every day for every source by misleading the central government with wrong report of expenditure. The state government is borrowing in a deceitful manner. It is cheating the people of the state and the center as well. There is yet another equal serious dimension to the state financial mismanagement by the Andhra Pradesh government. Minister of Finance Pankaj Chaudhary in his letter also revealed that the state government has reported absent spends as expenditure incurred on disaster relief and rehabilitation during 1920 and spent those funds for next year. Money is given by the Center for Disaster Relief were transferred to personal accounts of projects, authorities, and were spent for non-relief purposes by diverting disaster relief funds. This is a clear indication of financial disaster in Andhra Pradesh which needs to be checked forthwith. Concerned over this disastrous financial management in the state, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in his letter has highlighted the need for the government of Andhra Pradesh to take correct measures. I would like to assure this August House that the state government will certainly not take up collective measures required. On the other hand, it will continue with its financial misdeeds. It is for the central government to ensure financial indiscipline on the part of Andhra Pradesh government. I urge the center to do this forthwith. In the last revelation, Andhra Pradesh government has also recently misused 1,798 crore released by the center under National Health Mission and COVID package 2 contrary to the directions of the center to transfer these funds as a single nodal account. The state government has used these funds for other items. As a result, the health of the people of the state has been put to great risk through misuse of funds sanctioned by their health. This is not enough for the center to step in forthwith and safeguard the interest of the people of Andhra Pradesh. Center should do this before it's beyond repair. As per the COG, revenue deficit for 1920 was a huge of 1486% of the estimate. For the current financial year, it was 40,829 crore for the 7-month period of April to October 2021. As against the budget provisions, only 5,000 crore planned for full financial year. It reveals an excess expenditure of 816%. The Principal Accountant General, a letter dated 4/5/2021, to the state government objected withdrawal of 41,043 rupees, bypassing the treasury unit violations. These highlights huge unauthorized diversion of funds. The state government has also withdrawal recently 7,000 crores from panchayati bodies for this purpose. Sir, in a letter by the Financial Department, the Department of Expenditure, dated 30th June 2021, the borrowing space of the state for any given year is calculated on the basis of information submitted by the state. Once the COG audited state financial accounts are available, the adjustment on account of overborrowing by the state arises due to deviation in the information given by the state and information published in the state finance accounts is carried out. Accordingly, in the instant case, repayments and other borrowings was considered based on the information provided by the state of Andhra Pradesh via its letter dated 22/4/2021. An amount of rupees 17,923 was adjusted with the available borrowing space of Andhra Pradesh on account of overborrowing by state during earlier years. Sir, the state financial affairs in Andhra Pradesh is very serious. The state government should be prevented from eroding the sanctity of legislative authorization of expenditure and appropriation of the funds done by both the parliament and the state legislature. A $5 trillion economy of India cannot be built on financial misappropriation and willful wrong reporting as is being done by Andhra Pradesh government. This is the time necessary intervention by the center before it goes beyond repair. Thank you, sir. Thank you. Srimati Priyanka Chaturvedi. Before time I complete.
Thank you so much, Honorable Sir. So firstly, to get this out of the way, the appropriation number 2 Bill 2022 and number 3 Bill 2022, I stand to oppose it. Now that I have that out of the way, sir, एक कवि धूमिल हैं, उनकी दो पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। सर, जिस तरीके से जो बजट आए जा रहे हैं उस पे विकास को लगाम लगा दिया है, प्रजातंत्र को लगाम लगा चुके हैं सरकार ने, बजट के अलावा संविधान का लगाम लगाया हुआ है, रोजगार पे लगाम लगाया हुआ है। तो मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहती हूँ पिछले 2 महीने से, उसी से समझ में आ जाएगा कि क्या स्वाद है लोहे का। EPFO interest rate slashed to 8.1%, lowest in 4 decades. MSME suffers most during COVID lockdown. Public sector banks have MSME NPA of rupees 1,37,087 crores. Rupee sinks 109 paise, worst in Asia. ये मैं अपना मन के नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस हेडलाइन पढ़ रही हूँ। Industrial growth fell to 10-month low at 0.4% in December. Income of poorest fifth plunged 53% in 5 years. Those at the top surged by over 40%. Amid bilateral chill, India-China trade marks record surge in 2021. 60% saw income halve in 2 years of pandemic. Joblessness rate in double digits between April to June 2021. Joblessness rate in youths jumped to 26% in financial year 2022 Q1. Women 31% worse off than men at 24%. States showing high unemployment rate. जम्मू एंड कश्मीर की बहुत बात होती है, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। लगाम नफरत पे लगानी चाहिए, पर लगाम आपने रोजगार पे लगाए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर at 46.3%, sir. Madhya Pradesh at 31.4%, sir. Uttarakhand at 36.6%, sir. Uttar Pradesh at 24.7%, sir. ये पिछले 2 महीने के हेडलाइंस हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा अप्रोप्रिएशन है, मिस अप्रोप्रिएशन है, क्या है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी। मैं आपको सब दे दूंगी, सोर्स के साथ दे दूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। शायद आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। I will give you all the sources, sir. Just a minute. Miss up. Yes, yes. इसको मैं चेक करा लूँ। नहीं, प्लीज sit down. नहीं, प्लीज आप दिया जी। अगर ऐसा होगा तो हम चेक करा लें। अजय उसे करा लें। सर, मैं सब ऑथेंटिकेट कर दूंगी। NSO के सर्वे है सर, NSO का सर्वे, उसको भी डिनाई कर देंगे। तो मैं चेक करा। अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री होगा तो उसको चेक करा लेते हैं। प्लीज यू कैन। आधे से ज्यादा समय झूठ बोलते रहते हो। नहीं, ऑथेंटिकेट हम करें। प्लीज सब्जेक्ट पर बोलिए, प्लीज आप, प्लीज। हाँ, प्लीज प्लीज यू कंटिन्यू। माननीय मंत्री जी, नहीं प्लीज, माननीय मंत्री। मैम also gets distracted many times. मंत्री जी, sir, I just want to be sure. प्लीज यू, हाँ प्लीज मंत्री, हाँ यू सेड। I just want to be sure if I've heard this right. It is the appropriation bill which has come here. And in its reference, if I've heard right, honorable member, misappropriation is an inappropriate word to use. If it was used for this, I'd like to draw her attention, honorable members' attention, and if it was used in this context, an appropriation bill comes for discussion and all of us do discuss it. But if that word misappropriation is used in the context of appropriation bill, I'm sorry, it's right, it's not wrong to use it here, because particularly in terms of the appropriation bill which has come in terms of the excess demand for grants is based on the PAC's recommendation, and we are taking the PAC's recommendation and therefore coming up with a appropriation bill for the excess demand for grants. So word misappropriation. ठीक है, उसको एग्जामिन करेगा, अगर होगा तो उसको निकाल दिया जाए कार्रवाई से। बस सर, मुझे नहीं पता था मिसअप्रोप्रिएशन एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। हो सकता है आप आ गया हो सकता है। No, did I say it's in that context? I'm sorry, ma'am, I did not say it in that context. You continue. I'm very surprised. मैं अगली बार कहूंगी मिसकैलकुलेशन है तो उस पर भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाएगा। तो विपक्ष किस बात के लिए हम?
नो नो, अगर नहीं आप अगर कुछ भी अनपार्लियामेंट्री होगा तो उसको कार्रवाई से निकाल दिए। अगर है अनपार्लियामेंट्री है तो उसको कार्रवाई से निकाल दिए। आपका मुंह में एंटी कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। हाँ लगाओ रहे आप हमारे मुंह में ही अब। Sir, I asked a question. मंत्री जी, I was asked in the context of appropriation bill, which has come in response to the PACs. I asked a question. I appreciate if the honourable member can just explain if she had used it in the context of the appropriation bill, which is in response to the PAC. And if it's not used in that context, I have no answers to give, I have no questions to ask. Well within the rights of the opposition party to criticize the government. But to use the word misappropriation in the context of an appropriation bill, is it right or wrong? Was it used in that context or not, is what I've asked for. Please. Without any further interruption. And I will answer to you. I will answer. Yes. Misappropriation of the way policies are handled in this country was right and pretty obvious by all the headlines I have shared. And I don't think it is unparliamentary, and I don't think it is so objectionable for anyone to take objection to the fact. Now, sir, I don't want to waste my time, nor would I want to waste Honourable Minister's time. She has very important things to do. Wow, sir, what is this? Where is the rule book? Where is the rule book? A member shall not read any book, newspaper or letter except in, can I finish? Please come on. Please, except. I am allowing. No, This is not. Please, Jaji, madam ko allow. I have a chair and allow here. Please, Jaji, no. You can't interrupt. Please. No, shall not read. His chair. I have. मैंने allow किया हमको. Please. मैंने पढ़ सकते हैं क्यों नहीं? Please. Shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the council. And what is being mentioned here has nothing to do with the bill that is being discussed. That is the business of the house at this point of time. ठीक है, अगर कोई एग्जामिन करा लेंगे उसको, अगर कुछ भी गलत होगा तो कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा. Please you continue. Point of disorder. Sir, can I say? Please keep Can I say Point of disorder. Please. Can I say something, sir? This disorderly conduct only goes to prove my point and all the headlines that I have quoted. And I rest my case with that, sir. Now, with regards to GST compensation to the states, there was a question answer that was discussed 2 days ago, where it was quite obvious with the way GST refunds are sent back to the states, there is a delay. Nobody is questioning the formula that has been arrived by a GST council. What we are questioning is your authority of disposal to disperse the GST refunds to the state. And Maharashtra has been repeatedly asking for its rightful due in the GST. And even now, the GST dues, as per the report that was presented on the floor of this house, is 11,563 crores, which we again dispute. There's above 22,000 crores which is due to the state of Maharashtra. I wouldn't want to go back to what other members have already spoken, but it becomes important that I raise this issue, and I raise this issue with concern as a nationalist, and as much a nationalist as the other side claims to be. There has been a huge cut in the defense budget for 22-23. At a time when we are seeing a conflict rise all of a sudden between Russia and Ukraine, and disregarding the rule-based order. At this particular point in time, we are surrounded by a neighbor who does not believe in a rule-based order. And our defense budget should be working to ensure that we provide our army and our armed forces with all kinds of appropriate equipment needed for their safety and safeguarding our nation. It is unfortunate to see that there has been a cut. What really surprises me, that a party which continues to say Atmanirbhar Bharat, and we all support Atmanirbhar Bharat, we would want to see an Atmanirbhar Bharat, has a defense research spending of 0.088% in 2016-17 and 0.083% in 2020-21.
And it should be a cause for worry for all of us, sir. Rising wholesale inflation. Wholesale price index rose to 13.11% year-on-year in February from 12.96% in January. It was 4.83% in February 2021. The WPI continues to be in double digits for the 11th consecutive month. And these double-digit figures should be alarming for us because it would lead to high prices that we are already burdened under. Consumer Price Index, I won't call it CPI. CPI पीछे बैठा है. Yeah, I won't call it CPI. Consumer Price Index spiked to an 8-month high of 6.07%. Retail inflation rose 6.38% for rural consumers, whereas food inflation climbed by 5.85%. So, and I will continue to stick to India, not what is happening in the rest of the world, because it is the Indians at the end of the day who are suffering the consequences. I had tried to raise this in the 0 hour, sir, but it wasn't permitted, but I must raise this now. Depreciating value of Indian rupee at 17.5% in the last year. It has been slumped down by over 17% in the last 5 years. It should be a cause for worry. The most important part, sir, which I think it should be a cause for concern, which I read out in the headline, and I'm sure he wouldn't ask me for source now. Please address this. Interest rates of EPFO have been slashed to 8.1%, lowest in 40 years. But at the same time, senior citizens who are non-government employees depend on these interest rate savings once they retire. They are facing a hard time with high inflation and low interest rates in their savings. Interest rates in small savings schemes such as Public Provident Fund, Senior Citizen Savings Scheme, National Savings Certificate have all been falling. Even the bank fixed deposit has fallen. Last but not the least, sir, I wouldn't want to touch on unemployment because it's quite a touchy topic and they ask for sources, but I must tell you the sources are NSO survey which was released just recently. I hope they don't disregard that. Now to women and children. The budget, unfortunately, did not cater to children and women either. In fact, the proportion of allocation of funds for children is the lowest in the last 10 years. It's a cause of shame. Shame. In financial year 2019-20, even for the ICDS, what was allotted has been reduced. Allocations for Poshan Abhiyan decreased by 82%, from 3,400 crores to 600 crores during the same time period. So I'll take just one last minute before I end this. Now, I just want to remind my dear friends in the treasury benches, sir, just one last minute. One last minute because it's about women. Very important point. BJP's manifesto in 2004, sir, 1 minute, sir, 1 minute. कितना disruption हुआ मेरे बीच में? 2014 and 19 said, 2019 का quote कर रही हूँ. Women's welfare and development will be accorded a high priority at all levels within the government, and the BJP is committed to 33% reservation in Parliament and state assemblies through a constitutional amendment. चलिए आप reservation नहीं दे रहे हैं, आप welfare schemes पर तो ध्यान दे लीजिए, वो भी नहीं हो रहा है. 2014 में we promised the women voters that if the BJP forms a government at the centre, it will pass the women's reservation bill. चलिए वो भी फिर से same चीज है जो कांग्रेस led UPA नहीं कर पाया. Sir, 1 minute. Despite introduction of the legislation for representation of women in 96, 98, 99 and 2006, it continues to languish and no further action has been taken. So considering that we are 50% of India's population, not just reservation, even the welfare schemes should be adequately compensated to the women of this country. Thank you so much, sir, and thank you for allowing me to speak. Shri Mahesh Poddar ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय. महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 और 3 जो आज सदन के समक्ष उपलब्ध है 2022 का समर्थन करता हूं. महोदय, ये दोनों बिल जो पहले के जो प्रावधान किए गए थे बजट में उससे अधिक कुछ खर्च हुए हैं और उसको बढ़ करके जो अब हो गया है, जो बिल नंबर 3 जो है 1,58,356 करोड़ और विभिन्न मदों में मात्र 10 लाख के करीब ये जो खर्च हो गया है, इसकी अनुमति के लिए इस सदन के समक्ष उपलब्ध है. बिल नंबर 2 5,204 करोड़ 57,35,163 रुपये जो 18-19 के बजट से संबंधित है उसके लिए उपस्थित है. महोदय, अभी हमारे साथी कॉमरेड विनय विश्वम जी पूछ रहे थे कि किस चीज में खर्च हुआ ये अधिक,
तो मैं देख रहा था, मुझे भी उत्सुकता हुई, उनकी बात सही है कि हम किन चीज़ों पे ये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। तो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि जो हमारा अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 है उसमें जो खर्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए किया गया और एक छोटी सी रकम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए की गई है। और जब जिसमें 1,58,000 का जो रकम है उसमें जो अधिक खर्च किए गए हैं वो मुझे खुशी बताते हुए कि काफ़ी बड़ी मात्रा में करीब 1,100 करोड़ ट्रांसफर टू द स्टेट्स, राज्यों को देने के लिए अधिक खर्च किए गए हैं, डिफेंस के लिए अधिक खर्च किए गए हैं और रेलवे के लिए अधिक खर्च किए गए हैं। तो महोदय, ऐसा नहीं है जो भावना यहाँ पे व्यक्त की गई कि शायद लगता है ऐसा कि कोई फिजूल खर्ची की जा रही हो, ऐसी कोई भावना नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने बताया भी कि ये पीएससी वगैरह की सारी स्क्रूटनी के बाद में ये प्रस्ताव आपके समक्ष आया है, जो कि प्रायः होता आया है और एक सरकार की और संविधान की बाध्यता है जिसके तहत हम यहाँ पे इस पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, अभी हम लोगों ने पिछले 1-2 बजट में देखा है और हम सब ने देखा है, जब ये सरकार आयुष्मान योजना की प्रस्ताव लेके आई थी बजट भाषण में, यदि मैं सही बोल रहा हूं तो माननीय जेटली जी थे उस समय, तो विपक्ष ने बड़े जोर से ये प्रश्न उठाया था कि ये पैसा कहां से आएगा। चिंता वाजिब थी। उन्होंने कहा था कि पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, पैसे का भी हम प्रावधान कर रहे हैं। और इस योजना को लागू करने के लिए उन्होंने सारे राज्यों से अपील किया था कि सारे राज्य इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए ये योजना है जो कि गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा सकते। और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके लिए बजट में कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे, और ऐसा हुआ भी। महोदय, जब मनरेगा के लिए बात हुई बजट में तो कहा गया कि प्रावधान आपने जो पिछला जो खर्च हुआ था उससे भी कम प्रावधान किया। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मनरेगा इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इसमें जितने भी पैसे की जरूरत होगी ये सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आज तक किसी भी राज्य ने शिकायत नहीं की है कि हमें मनरेगा के लिए पैसा नहीं मिला। हाँ, हम दो घटनाओं का, विश्व की 2 घटनाओं को ध्यान में रखें। एक तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध अभी चल रहा है, जिसके कारण चंद दिनों में ही पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए। और दूसरा कि कोविड के कारण जो घटनाएं हुई उसका असर हमारी भी आर्थिक व्यवस्था पे हुआ, सारे विश्व में हुआ। लेकिन मजा यह है कि इस आर्थिक चैलेंज को हमने किस तरह से आगे निकले, किस तरह से इसको संभाला, किस तरह से आगे बढ़े। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि ये संविधान के प्रावधानों का मामला है, और उन्होंने कुछ कड़वी बातें की। महोदय, विपक्ष और पक्ष के बीच में कड़वी बातों का तो कोई शिकायत नहीं होनी भी चाहिए, लेकिन तकलीफ वो होती है जब वहां पे कड़वाहट होती है। मेरे को एक ही आग्रह है कि यदि इस सरकार ने कुछ भी अच्छे काम किए होंगे, आप भी मानते हो कि हिम्मतनगर में नेशनल हाईवे बनी, हो सकता है कि आपके घर के बगल में नहीं बनी हो सकता है पुरानी सड़क में नहीं बनी हो, लेकिन नेशनल हाईवे बनी, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। यदि सारी मांग के साथ साथ एक शब्द जोड़ देते, उसका स्वागत कर देते, तो मैं समझता हूं पक्ष और विपक्ष के बीच में वो कड़वाहट की भावना खत्म हो जाती है। और मैं समझता हूं समय की मांग महोदय आज ये है कि हम पक्ष और विपक्ष के बारे में बात जरूर करें, सुझाव जरूर दें, अपने योजनाओं की आलोचना अवश्य करें, लेकिन जो हो रहा है उसे हम सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, उसमें हम सुझाव देके आगे बढ़ें। महोदय, उन्होंने कहा कि एमपी, एमएलए, मंत्रियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो समझता हूं कि प्रशिक्षण राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे किसी भी दल को हो, राजनीतिक प्रशिक्षण उनका एक अभिन्न अंग है। और यदि हम प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ेगा। लेकिन महोदय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस चुस्ती और मुस्तैदी के साथ और जिस लगन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ सालों भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, शायद कांग्रेस में भी कभी चलाए जाते होंगे।
चूंकि इतनी पुरानी पार्टी है, ये व्यवस्था अवश्य उनके यहाँ रही होगी। मेरा तो आग्रह ये होगा कि हमारी तरफ उंगली उठाने के साथ साथ वो अंगूठे को अपनी तरफ भी देखें और अपने यहाँ भी इसमें सुधार कराने की कोशिश करें। महोदय, हमारे साथी केरला के साथी जॉन ब्रिटास जी ने कहा कि रियल ग्रोथ रेट उनको समझ में नहीं आता। स्वाभाविक है, वामपंथियों से तो हम ग्रोथ रेट नहीं सीखेंगे। महोदय, जब से मुझे होश आया है तब से मैंने वामपंथियों को देखा है। बिहार में हमारे राज्य में बड़े सक्रिय थे और काफी लोग मानते भी थे उनको, और काफी उनके एक एक रैली में लाखों लोग जमा भी होते थे, ये भी हमने देखा है। महोदय, उन्होंने नारे दिए, झंडे दिए, रैलियां दी, लेकिन धरने दिए, बंद कराए, सब कुछ किया, लेकिन गो हत्या का समर्थन तक किया, लेकिन गरीबों को न तो बैंक दिया, न तो उनको बिजली दिया, न उनको पानी दिया, न उनको घर दिया, न उनको सड़क दिया। महोदय, अगर ग्रोथ का आंकड़ा, जैसे भाई मनोज जी बोल रहे थे कि एक गरीब के नजर से बजट को देखो और आर्थिक मामलों को देखो, तो मैं समझता हूं सबने देखा है। जी, केरल में भी देखेंगे। और श्रीमान जी, मैं आश्वासन देता हूं, मैं केरल में देखा हूं और देखूंगा, लेकिन मैं एक उनसे आग्रह जरूर करूंगा, कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में। आपने किया, अच्छी बात है, क्योंकि केरल आज का नहीं, एक जमाने से समृद्ध राज्य रहा है, और जिन चीजों का आज इन भाषणों में विरोध रहा है, महोदय, उसी राज्य में उन्हीं नीतियों का उन्होंने समर्थन किया और उन्हीं नीतियों से उन्होंने आगे बढ़े हैं। महोदय, ये इत्तेफाक नहीं है कि इस देश का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट, आज सारे एयरपोर्ट के बारे में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज सारे कांग्रेसी या वामपंथी सारे लोग प्राइवेट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के विरोध की बात कर रहे हैं। पहला एयरपोर्ट इस देश में बना तो वो कोची में बना, प्राइवेट एयरपोर्ट, जिसकी चिंता आज सामान्य सदस्य कर रहे थे। प्लीज मिस्टर जॉन ब्रिटास, जब आपको मौका था आपने बोला आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। जब आपको मौका था आपने बोला, दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए, धैर्य। उनको तो मालूम है, उनकी बात नहीं जा रही है, लेकिन उनको वैधान करने में, शायद मेरे को ट्रैक से उतारने में एड्रेस करें माननीय, लेकिन मुझे ट्रैक से उतारने के पहले प्लीज मेरे को ट्रैक से उतारने के पहले देश ने उन्हीं को ट्रैक से उतार दिया। महोदय, इस बात को हम ना भूलें। महोदय, ये बात कर रहे थे अभी हमारे मनोज जी कि उनको भी कुछ इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे। हैप्पीनेस इंडेक्स एक गरीब के लिए, यदि पूरे कोरोना काल में उसकी थाली में अनाज आ गया और यदि हैप्पीनेस इंडेक्स का निर्धारण करने वाले को समझ में नहीं आया, अगर एक गरीब के घर में बिजली आ गई, उसको पक्का घर मिल गया, तो भी इंडेक्स का आंकड़ा करने वाले, आकलन करने वालों का हैप्पीनेस समझ में नहीं आया, तो दोष उनका है। महोदय, हमने तो IIT दिए, IIM दिए, और उनको जब मौका था उन्होंने क्या दिया बिहार को? चरवाहा विद्यालय, गैस कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन। महोदय, लोग भूलेंगे नहीं इस बात को कि उनकी प्राथमिकता क्या थी और हमारी प्राथमिकता क्या है। महोदय, हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मौका हमें आया, आप तो बोलो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप, हाँ जी, एक मिनट चुप हो जाइए। सदन में आने के बाद सबसे पहले मैंने रूल बुक ही चाट लिया था। 238 and 240 combined together, 238 and 240 combined together। मैं सीधी सी बात कहता हूं सर कि अनसेवरी, अनकैरेक्टरिस्टिक रिमार्क्स आप अगर देंगे तो कम से कम हमने अपनी तरफ से
कभी कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको तंज भी ऐसी जुबान में की जाए। चरवाहा विद्यालय समझने के लिए आपको जहर पैदा करना होगा, चरवाहा विद्यालय को समझने के लिए जहर पैदा करना होगा। आप सामंती लोग हैं, झाजी, आप सामंती लोग हैं, झाजी प्लीज लोग हैं। झाजी प्लीज आप बोले। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी बात कही है अपने जो भी सीमित ज्ञान है उस आधार पे कही है, और यदि चरवाहा विद्यालय वहां पे नहीं खुला हो या खोलने की योजना नहीं बनी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अपने शब्द वापस लेते हूं। लेकिन यदि चरवाहा विद्यालय और IIM की तुलना करें तो ये सदन निर्णय कर ले कि दोनों में देश को आवश्यकता किस बात की है। महोदय पहलवान विद्यालय भी खोला है, पहलवान विद्यालय। देखिए मुझे तो पता चल रहा है पहलवान विद्यालय भी खुला। देखिए जाकी जैसी भावना, उनको जो प्रायोरिटी समझ में आ रही थी कि देश का विकास इस तरीके से होना, उन्होंने किया। महोदय आपकी नजर आपस में बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। नजर में ही अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये LIC, सबसे आग्रह कर रहा हूं, नॉट द पर्सन टू आस्क, GIC, ये सारी चीजों का यू फॉलो द रूल्स, निजीकरण ना हो, फॉलो द रूल्स मिस्टर जॉन, निजीकरण ना हो। लेकिन इस देश में जो उदारीकरण हुआ, इंश्योरेंस कंपनियां पहले किस सरकार में आई, उस समय उसके साथ में कौन लोग थे, इसको भी वो ना भूलें। यदि हमने GIC को लिबरलाइज किया, LIC को भी हम अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कुछ हिस्सेदारी लोगों को दे रहे हैं तो लोगों की हिस्सेदारी, अभी बहुत सारे लोगों ने गिरते ब्याज के दर के कि सीनियर लोग क्या करेंगे, उनकी आमदनी कहाँ होगी। महोदय उनको निवेश का एक मौका दिया जा रहा है, और ये अगर उनका पैसा सरकार की कंपनी में लगे तो कोई गलत नहीं हो। देखिए हमने अभी एक वक्ता ने कहा, फौजिया जी ने शायद, कि किसी ने सपना देखा है कि स्पेस की फ्लाइट सस्ती हो। महोदय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, जहां उन्होंने एक तरफ देश के सबसे मूलभूत, और लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं किया, पैखाने बनवाएंगे, लेकिन जहां उन्होंने पैखाने बनवाए वहां उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी सपना देखा। और आज ये बुलेट ट्रेन टाइम बाउंड स्पीड से काम चल रहा है और समय से आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो महोदय ये जो सोच है ना, ये सोच की कमी हम समझते हैं कि इस पार्टी को तो नहीं है, इस सरकार को तो नहीं है, और ये बजट में भी परिलक्षित होता है। महोदय जब हेडलाइन से यदि सरकारें चलती और हेडलाइन से यदि गवर्नेंस होते तो आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हो, आपको मालूम है कि इस देश में या पूरे विश्व में जितने समाचार पत्र हैं उसमें व्यूज और न्यूज इसकी बातें बराबर होती है, और वहां पे जब छटनी हो जाती है उसके बाद में हम पाठक के तौर पे कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ते हैं और कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ने को हम भूल जाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। महोदय यदि सेलेक्टिवली हम कुछ हेडलाइन को ले लें तो सही है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रायः ये बात कुछ तथ्य है जिसको हम नकार नहीं सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो। महोदय हमने बहुत पहले हमारे कई साथी लोग, इनकी मित्रों की सरकार चल रही है, सहयोगी सरकार चल रही है, राजद के पार्टनरशिप की भी सरकार चल रही है, कांग्रेसी के सहयोग से भी सरकार चल रही है हमारे राज्य झारखंड में। मैं कहना नहीं चाहता था महोदय, लेकिन जब सारे राज्यों की बात हो रही है और वो अपनी बात कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा कहना चाहूंगा कि जब कोविड का समय था महोदय, अखबारों के पन्ने भरे रहते थे और सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लोग, सरकार बार बार बोलती थी हमें खजाना खाली है हमारा, और जबकि उनके यहाँ आज स्पष्ट हो रहा है कि अरबों रुपए उनके पास डिपॉजिट में पड़े थे। महोदय यदि हम वुमेन इंश्योरेंस की बात आज कोई कर रहा था तो उनको ये बता दूं मैं कि पिछली सरकार हमारी जो थी उसमें हम 1 रुपए में महिलाओं को रजिस्ट्री करा रहे थे जमीन की। इस सरकार जब से कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आई है जिसमें आरजेडी भी पार्टनर है, इन लोगों ने पहला निर्णय जो लिया उसमें उन औरतों का जो रजिस्ट्रेशन, जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम था, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया महोदय। और आज हमें बताया जा रहा है कि
औरतों को इंश्योरेंस कराइए। महोदय, अब हम दूसरी बात बताते हैं कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया था, और कांग्रेस पार्टी बराबर कहती है कि सीधे योजना फायदा पहुंचाया जाए। अच्छी बात है, हमने भी वही किया। हमने 5,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति किसान को देने की व्यवस्था की थी और वो चल रही थी। इस सरकार ने आते ही हमारे पास में, इस झारखंड सरकार ने सीधे उस योजना को बंद कर दिया। हजारों किसान, लाखों किसान जो इससे बेनिफिट पा रहे थे वो वंचित हो गए। महोदय, लोन वेवर का एक स्कीम लाए जिसमें कि उन्होंने, सबको मालूम है कि लोन किस तरह दिए जाते हैं और किस तरह वेव किए जाते हैं, तो उसके बारे में उनकी प्रायोरिटी जो देश में बोलते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट इज की डायरेक्ट बेनिफिट, लेकिन जब वहां आता है तो उनको होता है कि लोन दे दो और उसके बाद में उसको वेव कर दो। हमारे मंत्री जी जल विभाग के मंत्री हमारे बगल में बैठे हैं, कुछ दिन पहले झारखंड में दौरे पे गए थे। वन ऑफ द पोरेस्ट परफॉर्मेंस नल से जल में इज अबाउट नॉट इवन अबाउट 40%। ऐसी स्थिति है, तो अब वैसी स्थिति में यदि आप राज्य को केंद्र की नीति के साथ में चलाएंगे नहीं, तो जनता को जो अधिकार मिलने हैं, जनता का जो सशक्तिकरण होना है, उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करेंगे। महोदय, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। महोदय, जब हम भविष्य की ओर देखें तो हम सभी घरों में नल से जल देने वाले हैं। आज बिजली की क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे बंगाल के साथी लोग हैं, मैं देखा था, मैं जब बड़ा हुआ उस समय वो दिन भी उन्होंने देखे, मैं ये नहीं बोलता उनकी सरकार थी, लेकिन ऐसे दिन भी बंगाल में देखे हैं जबकि 12-12 घंटे पावर कट लगातार होता था बिजनेस सेक्टर में। कभी 12 घंटा इधर, आज इस हफ्ते 12 घंटा दिन में बिजली आएगी तो कभी रात में बिजली आएगी। ऐसे दिन भी देखे, अब नहीं है, मैं मान रहा हूं अब नहीं है, लेकिन ऐसे दिन भी देखे हैं। लेकिन इस देश को उस परिस्थिति से, वैसी परिस्थिति देश के बहुत सारे राज्यों में थी। आज के दिन में सारे राज्यों में और देश में बिजली सरप्लस है, इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हर घर तक बिजली पहुंचने के बाद भी सबको हम बिजली दे पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 7 साल में 17 गुना सोलर पावर हम अधिक पैदा कर रहे हैं, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। महोदय, ये कोई आसानी से नहीं हुआ, इसमें सरकार ने एक व्यवस्था की और निजी क्षेत्र ने अपनी उद्यमिता दिखाई। दोनों ने मिलजुल करके ये काम किया है और मैं समझता हूं कि सही तरीका यही है। और जो मैं पहले भी कहा था कि जो 70 साल में जो काम हुआ उसके आंकड़े देख लें, किसी भी चीज के, किसी भी विकास के आंकड़े को देख लें और 7 साल में देख लें और दोनों की रफ्तार को जोड़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि यदि अगले 17 वर्ष तक यदि इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो कोई कारण नहीं कि हम विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक होंगे। सही बात। महोदय, इस साल का बजट न केवल इस वित्तीय वर्ष का बल्कि आने वाले 25 वर्षों में आने वाले दशकों का प्रतिबिंब है। चाहे वो गति शक्ति मास्टर प्लान हो, अब महोदय 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया राज्यों के लिए कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत हो तो आप ये ना बोलो कि हमें धन की कमी है। हमारे राज्य का बजट आया पिछले दिनों, महोदय एक भी योजना ऐसी नहीं है जो इस केंद्रीय योजनाओं के साथ में जोड़ करके उसको सप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई। महोदय, यदि ये काम राज्य नहीं करेंगे तो किसका दोष है? यदि वो वहां के लोग वंचित रह जाएंगे तो किसका दोष है? अभी हम जो देख रहे हैं कि 13 नेताओं के वैश्विक सर्वेक्षण में, जिसमें सारे बड़े देशों के लोग थे, और उसमें पीएम मोदी जी को 77% की रेटिंग हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इस देश के बाहर कोई बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट किए गए जैसे कि यहां राजनीति की सरकार करती है, या कोई प्रभाव करने की कोशिश की। और मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस रखा होगा अपने सर्वे के मामले में, तो जो दूसरे इंडेक्सेस थे उनके साथ इनको हम ना जोड़ें, क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल ओवरटोन भी होगा। लेकिन इस देश में यदि ये सरकार बार बार जीत रही है, राज्यों में जीत रही है, सबसे बड़े राज्य में जीती है, फिर दोबारा जीती है, एक इतिहास रचा है इन्होंने, तो क्या इस सरकार की विश्वसनीयता का, और ये सरकार की विश्वसनीयता केवल नाम से नहीं होती, केवल नारों से नहीं होती,
केवल गरीबी हटाओ के वायदे से नहीं होती, जो कि एक जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें झाग होता है, कि जिसमें केवल झाग ही होता है, कंटेंट नहीं होता, दिखता जरूर है वो सब वायदे थे, वो सब नारे थे। ये वो नहीं है। अगर हम डिलीवर नहीं करते तो हमें ये विश्वास दोबारा नहीं मिलता। और मैं कह सकता हूं कि ये विश्वास अब हमने डिलीवरी मैकेनिज्म को अब हमने यही सच्चा और अच्छा विकास है। इसे आप भी स्वीकार कर लें, और आप इसमें सुझाव दे, साथ चलें। लोगों ने आपको भी विश्वास दिया है, लोगों ने आप पे भी विश्वास जताया, आपसे भी लोग अपेक्षा करते हैं, आपको भी मौका दिया, आपने नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं, तो हमें रोकिए मत, बल्कि हमें सहारा दीजिए, हमें प्रोत्साहन कीजिए। महोदय, ये जो धारा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पे विपक्ष रो रहा था और पूरा देश परेशान था कि ये हो कैसे रहा, और हो गया। इसी सदन में जो एक चार्ज एटमॉस्फेयर था और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो गया, पूरा देश अचंभित था। उस समय बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी इसी सदन में। आज कृपया मैं आग्रह करूंगा अपने मित्रों से, वो उन आशंकाओं को पढ़ लें और आज की वहां की जो स्थिति है उनको पढ़ लें। यदि आप प्लीज बैठकर पीछे ना बोले, प्लीज पीछे बैठकर ना टिप्पणी करें। अब मैं डेटा दे रहा हूं आपको। महोदय, कश्मीर में एक रोशनी कानून था, मैं डेटा जानना चाहते हैं ना। करीब सीएजी ने इसको 25,000 करोड़ का घोटाला बताया है। डेटा सुनिए, 25,000 करोड़ का घोटाला बताया जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य में, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य में, रोशनी घोटाले के। और करने वाले कौन थे घोटाला? यहाँ के अभिजात वर्ग के लोग, सत्ता में बैठे लोग। अभी उसको हटाया गया। आपकी बातें रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। महोदय, जो लोग डाटा चाहते हैं ना, मैं उन्हीं से कहूंगा वो हमसे ना मांगे, वो डाटा जो पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल है उनसे मांगे, और उससे ज्यादा उनसे मांगे जो इनको वोट देते हैं। पब्लिक ने यदि वोट इनको नहीं दिया, मुझे याद है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि हम चुनाव जीत के दोबारा आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ। एक मुख्यमंत्री, मैडम प्लीज, प्लीज आप घोटाले में रखें, अगर सदन चलाना है तो प्लीज। एक मुख्यमंत्री घोटाले में फंसे, फिर जनता ने उन्हें भी वोट दे दिया। सबसे निवेदन मैं कर रहा हूँ, आप बैठ कर टिप्पणी न करें, मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, प्लीज। यू आर नॉट, कौन सा तरीका है? सबसे आगे कर रहा हूँ, मैं सारे सदस्य, प्लीज, मैं माननीय सारे सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, एक दूसरे पर अगर आप कुछ कहते हैं तो धैर्य रखें। अगर बैठकर आपस में रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस चलाने का आप तरीका बताइए। बैठ करके आप लोग लगातार, कुछ लोग हैं, डू नॉट फोर्स मी, मैं सबका नाम लूंगा जब अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस करेंगे तो। अगर आप मर्यादा से चाहते हैं तो जो कुछ आप कहते हैं उसका प्रत्युत्तर सुनने का धैर्य रखिए। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है। हर तरफ से मैं देखता हूं कुछ लोग बीच में शोर कर रहे हैं, और आप सदन में चाहते हैं कि आपकी बात गरिमा से सुनी जाए, शांति से सुनी जाए, अपेक्षा भी करते हैं। कैसे संभव है चेयर के लिए? प्लीज। महोदय, मैं फिर आता हूं बेसिक्स पे। जब शौचालय की बात हुई और जब देश में 10 करोड़ शौचालय बने, मैं मुख्यमंत्री की बात बाद में आऊंगा, 10 करोड़ शौचालय बने तो पता नहीं कुछ लोगों ने कहा कि वहां पानी नहीं है। बात सही है कि हमारे गांव में पानी नहीं थी, पानी की किल्लत थी, लेकिन फिर आप देखिए कि इसको हमने किस तरह से स्वीकार किया। आपकी आलोचना को हमने इस आलोचना को रचनात्मक कार्यक्रम में बदला और ये तय किया कि हर घर तक नल से पानी देंगे। देखिए आज 6 करोड़ हो गए, 6 करोड़ घरों तक पानी पहुंच गया। महोदय, आपकी आलोचना
ऐसा नहीं है कि हम इस कान से सुनते हैं उस कान से निकालते हैं। आपकी आलोचना को हम स्टोर करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला, इसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं। आपने कहा टॉयलेट में पानी नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं ऐसी दिक्कत थी तो हमने उसको दूर कर दिया। अब आपको पीने के लिए भी पानी मिलेगा, टॉयलेट के लिए पानी मिलेगा, लेकिन शायद इनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट हमको मिलेगा। महोदय, एक और आंकड़ा देता हूं महोदय, 2014 में कांग्रेस ने कहा था कि इस टॉयलेट की योजना, स्वच्छता निर्मल भारत की योजना जो थी, उसको 13-14 में 4200 करोड़ का बजटीय प्रोविजन था। महोदय, ये निर्मल भारत में मान गया कि ये हम उनकी ही योजना है, लेकिन संशोधित अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट वाज ओनली 2200 करोड़। 4200 करोड़ में से खर्च केवल 2200 करोड़ हो पाया, करीब करीब आधा। महोदय, ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े जो है ना, वो लोग पूछे जो कि इस आंकड़ों से बेहतर कर सके, उनको भी मौका है। अभी भी हर पार्टी के, इस देश के हर पार्टी का कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में प्रतिनिधित्व है, वहां पे वो केंद्र से बेहतर करके दिखाए। मैं तो इस बात की चुनौती देता हूं कि आप अपने राज्य में अच्छा करके दिखाइए, तो और तब हमको अच्छा लगेगा, हमको, हमारे लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, आगे कोई कंपटीशन नहीं दिखता सिवाय झूठ सच के, क्रिटिसिज्म के। महोदय, ये चलने वाला नहीं। एक समय था जबकि भारत नेता की जगह विश्व में देशों का फॉलोअर हुआ करता था। हम पिछलग्गू माने जाते थे और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग मानते थे, लेकिन हमने एक आर्थिक जगत से, आर्थिक अपनी उद्यमिता से आज यदि हमारा निर्यात कई गुना बढ़ गया और बढ़ते जा रहा है। महोदय, इस सदन में शिपिंग मंत्री भी बैठे हैं जो पुराने थे। ये तथ्य है कि आज के दिन में इस देश से निर्यात इतना हो रहा है कि यहाँ पे भेजने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, और उनके पास में, शिपिंग मंत्री के पास में बार बार निर्यातक लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें पोर्ट में जगह दिलवाइए। महोदय, ये अचानक नहीं हुआ, लेकिन हाँ 7 साल में बदलाव आया है, और इस बदलाव के लिए यदि हम अपनी पीठ थपथपा के सोए नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोज एक नया दायित्व अपने पार्टी के सदस्यों को देते हैं। रोज बड़े स्तर पे मंत्रियों को कितना दायित्व देते होंगे और क्या चैलेंज देते होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन एज ए कार्यकर्ता आई नो दैट एवरी डे ही इज गिविंग वन विजन, वन टास्क एवरी डे। दिस इज व्हाट इज द थिंग। और जब हमने अपने उपराष्ट्रपति जी ने अभी हाल में एक बात कही शिक्षा प्रणाली के बारे में कि भारतीयता के महत्व को क्यों हम नकार रहे हैं, क्या हम भारतीयता के पद्धति से शिक्षा नहीं दे सकते? हम समझते हैं हम दे सकते हैं, हम समझते हैं हम दे सकते हैं। महोदय, 35 साल को लग गए हमें शिक्षा नीति बनाने में। यदि हम शिक्षा, जी भगवा में, यही मैं पूछना चाहता हूं कि भगवा में आपको दोष क्या नजर आता है? सही बात। यदि लाल में दोष नहीं है, यदि हरे में दोष नहीं है, तो भगवा में क्या दोष? हरे में दोष नहीं, लाल में दोष नहीं, तो भगवे में क्या दोष? महोदय, माननीय अटल जी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। महोदय, इस देश में बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक साधारण सदस्य के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते, एक साधारण नागरिक के तौर के नाते, मैं इस सदन के सारे सदस्यों, चाहे इधर बैठे या उधर, कहते हैं कि हमें हर कुछ वो कदम उठाना चाहिए जो इस यात्रा को हम अधिक तेजी, गति और शक्ति दे सके। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। Honorable Minister to reply. So thank you very much, sir, and I thank more than about 15 members, 16 honorable members who participated in this debate. Of course, talking on two bills which are simultaneously brought up for discussion.
the supplementary demand for grants 21-22 and also these excess demands for grants for 2018 and 19. I thank every one of the members who have spoken. Quite a few points which are part of the supplementary demands have been raised with questions about why at all such demands will have to be raised by the government if only it looked into these matters in time. This was raised by a few members, particularly on the excess demand for 18 and 19, which has been brought here now. I would like to take a minute to explain as to why the excess demand for grants pertaining to 2018 and 19 is coming in now in 2022. I quite appreciate the concern of the honorable members, particularly when it comes to the question of utilizing public money. And if there is a delay in coming and seeking approval of the House, it's only natural that members will raise concern about it. And I'm here, duty-bound, surely, to answer and remove any apprehension that may be in the minds of the honorable members. I would first of all like to say, although it is coming in for approval for the excess that has been used in 18 and 19, there has not been any delay in coming here. It is, of course, related to 2018-19. But why has it come now here? It has come here for regularizing the excess spending of that year, and the need for regularizing it arises because the PAC, the Public Accounts Committee of the Lok Sabha, has clearly looked into it and said that we will have to go back to the House for certain heads of expenditure that has been spent in 18-19 in excess of what has been mentioned in the budget. And although it has been picked up, the PAC felt it has to go back to the House to get regularized, in the sense it should be again looked into by the House and then given that regularization and approval. And therefore we brought it. And when did that PAC report come to us? The PAC report suggesting that we regularize this, looking at the excess expenditure of 18 and 19, was submitted on 14th December 2021. And on 14th December 2021, when it was submitted, the time given for us to get the regularization, meaning approval again from the House, was up to June 2022. We are in March 2022. They have given us time to get the regularization done by June 2022, and abiding by that suggestion given by the PAC, we have brought that as a supplementary demand for grants to meet that expenditure which is already incurred in 18-19 as a regularization step. And that is why that has come. There has not been any delay, and from December we have immediately taken and therefore come up with this supplementary demand for that excess expenditure which has been incurred for regularizing it. I just want to highlight the point. And what were those excess which was spent at that time? And if we can very quickly highlight the point, I would strongly believe that the members would appreciate as to why those expenditures were incurred and why, after the PAC having had a look at it and felt that it might be better for us to go to the House to have it regularized. The amounts spent were clearly narrated in the papers which have been distributed. I just want to recall that for defense services, 3,841 crores has been taken up for ration, fuel, oil, lubricants, medicals, and many other emergency requirement payment for the HAL,
We're talking about 18-19, sir, but I'm sure the honorable members will recall the circumstances in which these expenditure would have been incurred. For statutory and customs duties for critical ammunitions which were being brought in, imported stores, replenishment of and procurement of airborne and ground weapon armaments, and so on. So these were not expenditures which were incurred otherwise, but very essential, and therefore it has been brought in. Again, capital outlay for defense services has taken 1,257 crores. And where did they go? Allocation made at the BE stage was insufficient, and therefore we had to spend more. Advanced light helicopter approvals were given by the CCS. Strike-off of wastage happened at the component levels for repair for T-90 tanks which came from Russia, and also progress of Rohtang Tunnel CSG roads which were built at that time, critical for connectivity, and some of the work progress which happened at that time happened faster than we thought, such as vehicle procurement cases, National War Museum and Memorial, obligatory contractual payments for shipbuilding contracts, and so on. So none of these expenditure could have just been met with what amounts were given in the BE. They had to be spent and later included. Therefore, when it came to PAC, they wanted to go back to the House, and that's where this is seen. So, the supplementary demand for grants otherwise, except for the excess grant about which I've explained, are also aspects which are very important for us to appreciate for a moment. Several members spoke, and I distinctly recall Honorable Member Fawzia Khan also saying we need to have a lot more, human touch in the infrastructure is important. We need to spend. We also need to have greater inclusivity in the budgets and so on. Just look at the supplementary demand for grants and see where this is going. And I'm sure Honorable Member Fawzia Khan herself and several other members who spoke relatively the same kind of highlighting importance on keeping the common man in mind. Look at the fertilizer subsidies, sir. 14,902 crores, which is coming through this supplementary demand. Indigenous urea subsidy, 8,270 crore. And the import of urea, last year you would realize that the price of the import of urea spiked, and we had to import it at that cost nevertheless. And after having imported it at that cost, the government did not push the burden onto the farmers. The entire hike in the imported fertilizers cost has been borne by the government. The farmers have not been made to pay even one extra paisa for the fertilizers that they had to. Sorry, ma'am? Please. I'm highlighting that we've done that, ma'am. Please. So the import of urea, sir, 14,000 crores is included, ma'am, for Honorable Member Fawzia Khan, who felt strongly that you should have the common man's interest in your mind. This is that. Similarly, sir, labor and employment, also a part of the supplementary demand for grants. 10,260 crores, supplementary demand for grants. Where is this going? Contribution and grants in aid general under the scheme for employees pension scheme 1995. It goes for that. Rural development, sir. 9,668 supplementary demand. Fourth item under it. And where does that go? For providing additional funds for the NABARD for repayment of interest component under Pradhan Mantri Awas Yojana. It goes for the poor people, the houses. And it is for NABARD that we have given that money. So the supplementary demand for grants is not coming for anything else but to meet the pressing needs of government's schemes which are going for the common people. And therefore, Please. I'm coming for one by one. I'll certainly address CPF. Binay Vishwamji, I will certainly address it.
So, then sir, there's a lot of concern, genuine concern, legitimate concern. I am with members when they speak with concern, particularly on the GST Compensation Fund. Supplementary demand for grants, item number 6, 8,292.75 crores for meeting expenditure on additional transfer to GST Compensation Fund. Center is moving. We are not holding anybody's money back, and we are going as per what was decided in the GST Council. Sir, again, item number 12 of the supplementary demands for grant. Defense pensions, 1,028.52 crores. Please. Sir. Please, let her speak. So, item by item, I can highlight to say that the supplementary demands for grants is just in time to meet those very important common man related schemes, and it is for that this set of demands have come. So I'll probably just miss out naming the honorable members, but the issues which they've raised I'll try to address. Devolution of funds to the states was a very important part of Honorable Member Shakti Singh Gohil when he spoke about various things. Although we were talking about the supplementary demands for grants, Honorable Member has raised very many larger issues, some of which I would like to respond. Devolution of the state share in central taxes, sir. Just to set the background, I want to lay this. In the RE 2021-22, 7.45 lakh crores have been done. And in 22-23 B, 8.17 lakh crores are being projected already for 22-23. The entire RE, revised estimate 21-22, has been released in February to enable states to spend in time. So the entire release for this year, as projected in the RE 21-22, has been released in February. There were some honorable members who also said you should do it in time, otherwise when the states are planning their budget, they won't be in a position to understand how they're going to get. I'm not even indicating to them, I have released it to them, totally. Therefore, Center has no interest, in fact on the contrary, Center has an interest in helping states to get it in time. I take it as my duty, so that at least in these times when states are at the front end getting the economy to revive and also to come out of the pandemic related setbacks, states need the money, and so I have personally supervised